नमस्कार, की हालचाल, कैसे हैं आप मेरे शेरों और शेरनियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु महाराष्ट्र 11th और 12th में। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एडुकेटर वंशिका श्रीवास्तव और मेरे पास ना बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम सॉलिड स्टेट के एक्सरसाइज क्वेश्चंस कब करवाने वाले हो। इतने सारे कमेंट्स थे कि मुझे ना उसकी वीडियो तो बनानी ही पड़ी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मेरे बच्चे जो बोलेंगे यार मुझे तो वो करना ही पड़ेगा, है ना। तो अपन फटाफट से आज पूरे 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 वीडियो में सारे के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने वाले हैं। मतलब सॉलिड स्टेट हमने खत्म किया, ठीक है, उसके हमने एमएचटी सीईटी के क्वेश्चंस करे, बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस भी करे, ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास एक्सरसाइज क्वेश्चंस बच गए थे। तो हमने क्या किया, देखो उसमें एमसीक्यू रहता है। सबसे स्टार्टिंग में जब आप टेक्स्ट बुक खोलोगे तो हर चैप्टर के बाद आपको एमसीक्यू दिखेंगे और उसके बाद कुछ शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। तो हमने क्या किया है, यहाँ से ना शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लिए हैं। एमसीक्यू कब करेंगे बेटा, अपन जब अपन लाइव क्लास में होंगे ना तब करेंगे, क्योंकि बहुत मजा आता है लाइव क्लास में। तो हम लोगों का भी टेस्ट हो जाता है काइंड ऑफ कि हाँ यार हमको कितना आता है। तो एमसीक्यूज ना अपन उस वाले पोर्शन में कवर करेंगे जो आज हमारे संडे को मैराथन होने वाली है ना, उसमें हम सारे के सारे एमसीक्यूज को कवर कर लेंगे। तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो यार स्टार्ट करते हैं आज का बहुत बढ़िया सा सेशन, सॉलिड स्टेट एक्सरसाइज क्वेश्चंस। जल्दी से सेशन को सभी लोग लाइक करेंगे और मुझे कमेंट करके भी बता देना कि मैम आज का सेशन कैसा रहा, सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हुए हैं कि नहीं, मुझे फटाफट से कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो यार सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं जरा। एक सेकंड रुको। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देखो सॉलिड स्टेट में सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द 4 मेन क्लासेस ऑफ क्रिस्टल सॉलिड्स। अभी वो ये पूछ रहा है आपसे कि जो आपके बेटा क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल सॉलिड्स हैं, कौन कौन से होते हैं, हमने कौन कौन से पढ़े थे, बताओ जल्दी से। हम ना एक काइंड ऑफ रिविजन भी कर रहे हैं यहाँ पे, हम ना एक रिवीजन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपका चैप्टर का एक बार वापस से पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो आपके क्रिस्टल सॉलिड्स हैं, क्रिस्टल क्या होता है बेटा, एक परफेक्ट क्यूब, एक परफेक्ट स्ट्रक्चर जो जहां पे पार्टिकल्स बहुत अच्छे से अरेंज है। अब वो यही पूछ रहा है कि वो पार्टिकल्स कौन कौन से हैं वो पार्टिकल्स। तो क्रिस्टल क्या है, एक परफेक्टली अरेंज्ड है, सारे पार्टिकल्स क्या है, बहुत प्रॉपरली अरेंज्ड हैं इसमें, ठीक है, अरेंज्ड हैं। अब वो ये पूछ रहा है कि व्हाट आर द 4 टाइप ऑफ पार्टिकल्स, सॉरी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द 4 मेन क्लासेस। 4 मेन क्लासेस कौन सी हुई, हमने पढ़ा था एचसीसी, बीसीसी, एफसीसी और बेस सेंटर, ठीक है। कौन कौन सा पढ़ा था हमने, एचसीसी पढ़ा था, बीसीसी पढ़ा था, एफसीसी पढ़ा था और कौन सा पढ़ा था, बेस सेंटर पढ़ा था। क्या आपको ये याद है, एचसीसी मतलब क्या, सिंपल क्यूबिक सेल, जिसमें सारे के सारे जो भी पार्टिकल्स हैं वो हर कॉर्नर्स पे रहते हैं, ठीक है। बीसीसी में क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, जिसमें पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो रहते हैं लेकिन साथ में बीच में एक पार्टिकल भी रहता है। फेस सेंटर में क्या था, सारे कॉर्नर्स पे रहते हैं और सारे फेसेस के बीच में भी रहते हैं। और उसके बाद बेस सेंटर में क्या था, सारे कॉर्नर्स पे रहते हैं और ऊपर एक और नीचे एक बेस पे रहता है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है ना तो आगे अपन बहुत सारे ऐसे क्यूब्स और क्रिस्टल्स बनाते रहेंगे ताकि आपको याद आ जाए, ठीक। तो अभी मेन क्वेश्चन ये है कि टाइप्स हमको बताने हैं, टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, वो कौन से टाइप के पार्टिकल्स हैं। तो बेटा कौन से टाइप के पार्टिकल्स है वो बता दो। वो है एटम्स, ठीक है, वो एटम्स हो सकते हैं, वो आयंस हो सकते हैं या फिर वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है। तो जो आपके पार्टिकल्स हैं उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, एटम्स इंक्लूडेड है, आयंस इंक्लूडेड है और आपका मॉलिक्यूल भी इंक्लूडेड है। तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। अभी आपको यहाँ पे देखो, आंसर द फॉलोइंग इन 1 और 2 सेंटेंसेस, ठीक है। आपको तो बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है यहाँ पे कि यार ये कैसे कैसे होता है, कौन कौन से क्रिस्टल की बात कर रहे हैं और कौन कौन से पार्टिकल्स इसमें हम देखते हैं। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए मुझे लगता है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच of the 3 types of packing used by metals makes the most efficient use of space and which make the least efficient use। चलो तो इसके लिए अपन क्या करते हैं ना, सबसे पहले यार तुम लोगों के लिए काम करती हूँ, यहाँ पे तीनों के तीनों
हम जितने भी 3 टाइप है ना वो बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने क्लास में 3 टाइप के पढ़े थे। बिल्कुल मैम, हमने ना 3 टाइप के पढ़े थे, क्या, क्यूब्स पढ़े थे, हमने 3 टाइप के यहाँ पे लेटाइसिस पढ़े थे, क्रिस्टल्स पढ़े थे, तो हम वो सारे के सारे यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। देखो क्यूब मैं ऐसे बना रही हूँ, तुम लोग कैसे बनाते हो, तुम लोग कैसे कॉपी में बनाते हो वैसे तुम लोग बना लेना, लेकिन ये सबसे इजी तरीका होता है, ठीक है। 2 स्क्वायर्स बनाओ और फटाफट से यहाँ पे क्या बना दो, उनके लाइनें बना दो। ऐसे ही हम एक और बनाएंगे, ऐसे ही हम एक और बना देंगे, ठीक है, बढ़िया सा बनाएंगे। और हम 3 बनाएंगे ऐसे, ठीक है, 3 बनाएंगे। इसको थोड़ा सा हम सरका देते हैं, इधर 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 इधर, शिफ्ट हो जाओ, शिफ्ट हो जाओ, तुम भी इधर शिफ्ट हो जाओ, शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। तो यार तुम लोग ना क्या करो, मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में बनाते चलो, उससे क्या होगा बेटा, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, और तुम्हारा रिवीजन होगा ना तो तुम लोग कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हमको सॉलिड स्टेट बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। MHT CET के लिए भी और उसके बाद बोर्ड्स के लिए भी तुम लोगों को फिर टेंशन नहीं होगी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। तो मेरे साथ साथ तुम लोग फटाफट से अपनी कॉपी में बनाते चलो, क्या होता है, प्रैक्टिस हो जाती है हमारी, ठीक है। प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो उससे क्या होगा कि हमको बाद में भी जब हम लोग के एग्जाम्स होंगे तो उसमें हमको फिर घबराने वाली बात नहीं होगी कि यार ये तो हमको आता है, ये तो हम बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे 3 क्यूब्स बना दिए, कितने बनाए बेटा, यहाँ पे 3 क्यूब्स बना दिए, क्लियर। चलिए मैम ठीक है, 3 क्यूब्स तो आपने बना दिए। अभी अपन क्या करते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं ये वाला, चलिए ठीक है। तो देखो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिंपल क्यूबिक सेल की, सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल, ठीक है। ये है आपका बेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल और ये है आपका FCC। चलिए तो बेटा सिंपल क्यूबिक सेल में क्या होता है, जितने भी आपकी एटम्स होते हैं, जितने भी आपके पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सारे के सारे कॉर्नर्स पे, मतलब कि 1, ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये हो गया आपका सिंपल क्यूबिक सेल, ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल क्यूबिक सेल। अगर मैं बॉडी सेंटर की बात करूं, अगर मैं बॉडी सेंटर की बात कर रही हूं तो मैं क्या करूंगी, देखो सारे के सारे काम करते हैं, येलो से ही लेते हैं, सारे के सारे आपके कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, सारे के सारे आपके कॉर्नर्स पे होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। अभी वो बोल रहे हैं बॉडी सेंटर, बॉडी के सेंटर में ये पूरी बॉडी है, ये पूरी की पूरी क्या है, एक यूनिट सेल है, ठीक है, यूनिट सेल है। तो इसके बीच में एकदम सेंटर पे क्या हो जाएगा, एक आपका पार्टिकल प्रेजेंट होगा, उसको बोलेंगे हम क्या, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। क्या बोल देंगे बेटा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल बोलेंगे। अब बात करते हैं FCC की, ठीक है, अब बात करते हैं FCC की। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। देखो क्वेश्चन ना बहुत इजी है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं आपको 2 मिनट में यहाँ से आंसर बता सकती हूँ कि ठीक है SCC का ये है, FCC का ये है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ बेटा ताकि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं एक तो, और आपका ना वापस से एक बार रिविजन हो जाए, ठीक है। चलो देखते हैं, अभी जो आपका FCC है बेटा, FCC में क्या होता है, सारे के सारे कॉर्नर्स पे तो रहते ही हैं लेकिन फेस के सेंटर में भी रहते हैं। तो क्यूब्स के कितने फेसेस होते हैं, क्यूब क्या होता है मैम, या जहां पे भी बैठे हो ना, जो भी रूम में बैठे हो ना, वही आपका क्यूब है। तो आप फेस देख लो, कितनी दीवारें हैं बेटा, 1, एक इधर साइड हो गई, 2, एक फ्रंट पे, 3 और 4 हो गई, 4। अब ऊपर देखो, ऊपर एक और नीचे एक, कितनी हो गई, 6 हो गई। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हो गई। तो ये हो गया आपके फेसेस। तो देखो एक ऊपर वाला फेस, एक नीचे वाला फेस, ठीक है मैम, एक साइड वाला ये वाला, एक ये वाला साइड वाला हो गया, ठीक है मैम, एक पीछे वाला फेस बैक, और एक ये फ्रंट फेस, एक ये फ्रंट फेस। तो ये सारे हो गए आपके, देख लो एक बार, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अब वो पूछ रहा है, आप क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपको कि which of the following, which of the 3 types of packing used by metals makes the most efficient use of space and which make the least, ठीक है।
तो सबसे ज्यादा इनकी पैकिंग एफिशिएंसी भी लिखते हैं। चलो इनकी पैकिंग एफिशिएंसी भी लिख देते हैं। अगर तुम लोग को पता है तो मुझसे पहले तुम लोग अपनी कॉपी में लिख लो, मुझसे पहले तुम लोग अपनी कॉपी में लिख लो। एससीसी की होती है बेटा 52.4%, ठीक है। एससीसी की होती है 52.4%, 52.52 लिखा है, ठीक है, 52.4%। बीसीसी की होती है 68%, बीसीसी की होती है 68% और एफसीसी की होती है 74%, एफसीसी की होती है 74%। तो सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसकी होती है? एफसीसी की होती है। किसकी होती है? सबसे ज्यादा हाईली पैक्ड, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं मोस्ट एफिशिएंट, मोस्ट एफिशिएंट कौन सा होता है आपका? एफसीसी होता है। और लीस्ट कौन सा होता है? लीस्ट कौन सा होता है? लीस्ट होता है बेटा आपका एससीसी, ठीक है, लीस्ट होता है आपका एससीसी। क्या है आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? तो आगे भी जो अपन पैकिंग एफिशिएंसी डिस्कस करेंगे आपको ये सारी रिवीजन करवा दिया ताकि आपको याद रहे, ठीक है। चलिए तो हमारा आंसर क्या हो गया? मोस्ट एफिशिएंट कौन सा है मैम? मोस्ट एफिशिएंट एफसीसी है और लीस्ट कौन सा है? एससीसी है। चलिए, द फॉलोइंग पिक्चर show population of bands for materials having different electrical properties. Classify them as insulators, semiconductors or a metal. चलिए तो यहाँ पे अपन फटाफट से इसको देख लेते हैं। जो आपका सबसे पहला वाला यहीं पे करते हैं, चलो ठीक है। इसको जो बेटा आपका सबसे पहला वाला दिख रहा है, जो आपका सबसे पहला वाला यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, इसमें जो ये वेकेंट दिखा रहा है ना बेटा, वेकेंट दिखा रहा है, इसको बोलते हो आप क्या? वैलेंस शेल या फिर वैलेंस बैंड बोलते हो, सॉरी वैलेंस बैंड बोलते हो। और ये जो आपको भरा भरा दिखा रहा है ब्लू कलर का, इसको बोलते हैं आप कंडक्शन बैंड, ठीक है, इसको आप बोलते हैं कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड बोलते हैं, कंडक्शन बैंड बोलते हैं। काम करते हैं इसको ना, इसको अपन यहाँ लिखते हैं ताकि इसको अपन डायरेक्टली इसके आंसर्स लिख सकें। यहाँ पे इसके डायरेक्टली आंसर्स लिखेंगे। मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको, ये जो वेकेंट है बेटा, ये वाला जो वेकेंट है और ये वाला जो भरा हुआ है, जो वेकेंट है उसको आप क्या बोलते हो? उसको बोलते हो वैलेंस बैंड, ठीक है। जो वेकेंट है उसको क्या बोलोगे आप? वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड है मतलब यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स बढ़िया तरीके से फ्रीली मूव करके आ सकते हैं। और यहाँ पे क्या है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्रीली मूव कर रहे हैं, जो फ्रीली मूव कर रहे हैं। अब यहाँ देखो, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहाँ देखो, जो आपका ये वाला डायग्राम हो गया, ये किसके लिए बनाया है? ये बनाया है मेटल्स। ये बनाया है किसके लिए? ये है आपका मेटल्स, मेटल्स या फिर कंडक्टर्स के लिए। किसके लिए? मेटल्स या फिर कंडक्टर्स के लिए है ये, मेटल्स या फिर कंडक्टर्स के लिए, ठीक है, समझ में आ गया? मेटल्स या फिर कंडक्टर्स के लिए। अभी सेकंड वाला देखो, इसमें क्या है बेटा? यहाँ पे गैप बहुत ज्यादा दिख रहा है। ये वाला जो गैप है ये क्या है? बहुत ज्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जंप ही नहीं कर पाएंगे, और अगर वो जंप नहीं कर पा रहे हैं तो वो बता दो मुझे कौन सा फेज हो जाएगा या फिर कौन सा मटेरियल होगा? बताओ जल्दी से। इंसुलेटर होगा या सेमीकंडक्टर होगा? मैम वो हो जाएगा आपका इंसुलेटर, ठीक है। क्या होगा? इंसुलेटर होगा। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं कंडक्ट कर पा रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि देखो इतना ज्यादा बैंड गैप है, इतना ज्यादा बैंड गैप है कि इलेक्ट्रॉन्स जंप ही नहीं कर पा रहे हैं कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड की तरफ। क्लियर है? ठीक है मैम। अभी यहाँ देखो, यहाँ पे जो आपका बैंड गैप है वो बहुत छोटा सा है, बैंड गैप है, कम है, ठीक है। पहले वाले में क्या बिल्कुल भी बैंड गैप नहीं था, इसमें बहुत ज्यादा था, इसमें थोड़ा सा है। तो अभी इसको हम क्या बोलेंगे? सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे बेटा? सेमीकंडक्टर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे छोटा गैप है ना, तो इलेक्ट्रॉन जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता, उसकी मर्जी होती है ना। वो ऐसा रहता है कि अपनी मर्जी का मालिक हूँ भाई, मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा मेरे पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे छोटा बैंड गैप है। तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर भी सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। सेमी मतलब क्या? आधा, आधा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका थर्ड वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाट इज द यूनिट सेल? व्हाट इज द यूनिट सेल? यूनिट सेल क्या होता है? चलिए, यूनिट सेल क्या होता है? यहाँ पे देखो,
पहले तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। क्या होता है? द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ठीक है, द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट which when arranged in a repeated pattern gives a crystal lattice, ठीक है, gives a crystal या फिर gives a crystal। समझ में आया क्या होता है यूनिट सेल? बेटा बहुत बड़ा सा क्रिस्टल है। बहुत बड़ा सा क्रिस्टल कैसे इमेजिन करेंगे मैम हम? या देखो एक बिल्डिंग इमेजिन करो, ठीक है, एक बहुत बड़ी सी, या तुम एक घर इमेजिन कर लो। एक घर इमेजिन किया, ठीक है मैम, एक घर इमेजिन कर लिया हमने। या फिर तुम अगर और अगर नीचे जाना चाहते हो तो तुम एक रूम इमेजिन कर लो यार। जहां पे भी तुम बैठे हुए हो ना, जहां पे भी तुम बैठे हुए हो वो रूम इमेजिन करो। देख रहे हो तुम अपना रूम? हाँ मैम, बढ़िया सा देख लिया हमने अपना रूम। अब वो रूम जो है बेटा वो किससे बना हुआ है? तुम बोलोगे मैम ये रूम ना ईंट से बना है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो जो आपका रूम है बेटा वो ईंट से बना है। तो मैं बोलूंगी हाँ यार तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, जो आपका रूम है वो ईंटों से बना हुआ है, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे ईंट लगाई होंगी, ऐसे ऐसे करके पहले दीवार बन गई, फिर ये वाली दीवार बन गई, फिर ऐसे ऊपर का टॉप बन गया, नीचे का फ्लोर बन गया, तो ईंट से बना है। बिल्कुल मैम। अब जो बेटा वो ईंट है ना, उसको क्या किया है, रिपीटेड पैटर्न्स में ऐसा लगाया है, ठीक है। वो जो ईंट है बेटा उसको ऐसे रिपीटेड पैटर्न में लगाया है, तब जाके क्या बना है, तब जाके आपके घर की दीवार बनी हुई है। सही समझ में आया आपको? तब जाके आपके घर की दीवार क्रिएट हुई है। और जब बेटा आपके घर की दीवार बन गई, उसके बाद जाके बना है क्या, उसके बाद जाके आपका रूम बना है, और फिर रूम के बाद आपका घर बना है। तो धीरे धीरे करके शुरू होती है सारी चीजें, ठीक है। लेकिन सबसे बेस क्या था उसका? बेटा बेस था यूनिट सेल। यूनिट सेल मतलब क्या? वो ईंट। देखो ये एक छोटी सी ईंट से क्या बना, हमारा पूरा घर बन गया, हमारा पूरा क्रिस्टल बन गया। तो क्रिस्टल बनाने के लिए सबसे छोटी यूनिट जो हमको चाहिए होती है, स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, विच वन अरेंज्ड इन अ रिपीटेड पैटर्न। जब उसको हम रिपीटेड पैटर्न में अरेंज करते हैं, देखो इसको हमने रिपीटेड पैटर्न में अरेंज किया है ना, ऐसे ऐसे करके हमने बहुत सारे रिपीटेड पैटर्न्स में अरेंज कर दिए हैं, उसी को बोलते हैं यूनिट सेल। और जब इसको हम रिपीटेड पैटर्न्स में अरेंज करते हैं तो एक प्यारा सा सुंदर सा क्रिस्टल बन जाता है। क्या बनता है? क्रिस्टल बन जाता है, उसी को बोलते हैं क्या? यूनिट सेल। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई? क्या आपको ये चीज क्लियर हुई है? जल्दी बता दो मुझे फटाफट से, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ डज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर, किसकी बात कर रहे हैं? सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, चेंज विथ टेम्परेचर। तो यहां देखो हमने देखा कि सेमीकंडक्टर्स कैसा होता है इनका? ये वैलेंस बैंड रहता है, ठीक है, और ये रहता है इनका कंडक्शन बैंड। ये रहता है इनका कंडक्शन बैंड, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है? फ्रीली मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़िया तरीके से मूव कर रहे हैं। और ये इनका जो बैंड गैप है, ये क्या होता है? बैंड गैप, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बैंड गैप बहुत छोटा होता है। अब क्या है, ये सेमीकंडक्टर्स क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। कब? जब इनके पास इलेक्ट्रॉन आएगा, और आता है इलेक्ट्रॉन, कब आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि इनका बैंड गैप कम है। अब अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, ठीक है, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अगर टेम्परेचर को बढ़ाया गया है तो क्या, मुझे बता दो कि ये सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा? क्या ये सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा, ठीक है। इट कंडक्ट्स, अगर टेम्परेचर को बढ़ाया तो इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होता है ऐसा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? जो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, ठीक है, लाइट चालू हो गई, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, फ्लो बन रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों हो रहा है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि देखो बेटा जैसे ही टेम्परेचर दिया, इलेक्ट्रॉन्स को भी एक पावर मिल गई। अब जैसे ही इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर ही रहे थे, तो ये बैंड गैप छोटा सा है,
बहुत इत्तू सा है, तो फटाफट से इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया वो इलेक्ट्रॉन्स एकदम पागल हो गए, एकदम इधर उधर मूव करने लगे बहुत तेजी में, क्योंकि उनको गर्मी लगने लग गई बहुत ज्यादा। टेम्परेचर बढ़ा दिया ना अपन ने, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाया इलेक्ट्रॉन्स इधर इधर उधर 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 भागने लग गए, और जैसे ही भागने लग गए अब ये बैंड गैप कम था, उन्होंने देखा यार ये वैलेंस बैंड तो बढ़िया है, खाली है, हम इस पर चले जाते हैं। जैसे ही वो गए तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर इज इंक्रीज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीज। अगर टेम्परेचर को भी हमने बढ़ाया तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, विल ऑल्सो इंक्रीज। क्लियर है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। क्लियर है बेटा आपको ये? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द पिक्चर रिप्रेजेंट्स बैंड्स ऑफ एमोस फॉर SI सिलिकॉन। ठीक है, एमोस क्या है आपका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेबल वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड बैंड गैप। तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आपका यहाँ पे ज्यादा गैप दिया हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, कितना भी गैप हो अपन को क्या बताना है, अपन को तो सिर्फ उसको लेबल करना है कि वो क्या है भाई, ऊपर वाला क्या है, नीचे वाला क्या है, और बीच में जो एरो दिया है वो क्या दिया हुआ है, अपन को वो सारी चीजें बतानी है। चलिए तो क्या अपन स्टार्ट करें, क्या अपन शुरू करें? सबसे ऊपर वाला क्या है जो आपका खाली है, कौन सा बैंड है बेटा, ये कौन सा बैंड है, वैलेंस बैंड है। कौन सा बैंड है, वैलेंस बैंड है। ठीक है, कौन सा बैंड है, वैलेंस बैंड है। ये नीचे वाला जो भरा हुआ है वो कौन सा है, वो है आपका कंडक्शन बैंड। कौन सा बैंड है बेटा, कंडक्शन बैंड है। ठीक है, और जो बीच में आपका गैप है, ये बीच में गैप है, इसको क्या बोलते हो आप, इसको बोलोगे आप बैंड गैप। क्या बोलेंगे आप इसको, बैंड गैप। ठीक है, बैंड गैप बोलेंगे। तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, बहुत इजी था, आपको एग्जाम में भी पूछ सकता है ये कि आपको डायग्राम दे देंगे और बोलेंगे कि इसको लेबल कर दो। क्या करेंगे आप लेबलिंग, जो आपका वेकेंट वाला है वो हो जाएगा आपका वैलेंस बैंड, जो नीचे आपका फिल्ड है एकदम बहुत अच्छे से दैट विल बी योर कंडक्शन बैंड, और उसके बाद जो आपका बीच में ये गैप है वो क्या हो जाएगा आपका बैंड गैप हो जाएगा। ठीक है, बैंड गैप हो जाएगा। अ सॉलिड इज हार्ड, ब्रिटल एंड इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिकली वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिकली। इट मेल्ट्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा ठीक है, ओके। वो बोल रहा है कि जब वो मेल्ट होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। समझ में आया क्या बोला उसने, कि जब वो मेल्ट होता है, उसका जो मेल्ट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज इट, वो कौन सा सॉलिड है हमको वो बताना है, जो हार्ड है, ब्रिटल है। हार्ड है और ब्रिटल का मतलब क्या होता है, इजीली टूट जाता है। हार्ड है और ब्रिटल का मतलब क्या होता है, इजीली टूट जाता है। और उसका जो मेल्ट है, जब वो मेल्ट होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ऐसा कौन सा सॉलिड है, क्या तुमको उसका नाम पता है, ऐसा कौन सा सॉलिड है बेटा, NaCl। ठीक है, NaCl जो है आपका क्रिस्टल जो है वो हार्ड होता है, ब्रिटल होता है। ठीक है, हार्ड है, ब्रिटल है, क्या है ये जो आपका लिखा हुआ है, हार्ड है बेटा ये। ठीक है, फिर ये ब्रिटल है, ब्रिटल का मतलब क्या, टूट जाता है, ये टूट जाता है। उसके बाद ये जब मेल्ट होता है, ये जब मेल्ट होगा तो ये क्या करेगा, जब ये मेल्ट होता है तो ये कंडक्ट करता है, क्या, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्लियर है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है क्या, आपका NaCl। NaCl बस इतना सही पूछा था कि वो कौन सा टाइप का सॉलिड है, कौन सा टाइप का सॉलिड है। चलिए, मेंशन 2 प्रॉपर्टीज दैट आर कॉमन टू बोथ HCP एंड CCP। ठीक है, HCP एंड CCP लेटाइस। तो अगर तुमको इसका फुल फॉर्म पता है, HCP का क्या फुल फॉर्म है और CCP का क्या फुल फॉर्म है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है तुमको लाइव क्लास में। ठीक है, पता है तो जल्दी से टाइम्स लगा के मुझे इसका फुल फॉर्म लिखो। मैं तो यहाँ पे लिख ही रही हूँ, लेकिन तुम इससे पहले टाइम्स लगा देना फटाफट से और इसका फुल फॉर्म लिख देना जल्दी से। ठीक है, क्या है बेटा ये है आपका हेक्सागोनल क्यूबिक
क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और ये क्या है आपका, ये है आपका क्यूबिक, ये है आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग और क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। अभी हमसे पूछा क्या है कि इनकी दो प्रॉपर्टी बताओ जो कॉमन है, इन दोनों की दो प्रॉपर्टी बता दो जो कि कॉमन है। तो सबसे पहली कॉमन जो प्रॉपर्टी है बेटा, सबसे पहली जो कॉमन प्रॉपर्टी है दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, एचसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है मैम 12 है, ठीक है, एचसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 12 है और सीसीपी का भी क्या है 12 है, क्लियर है। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की जो है इसकी पैकिंग एफिशिएंसी, जो है इसकी पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी अगर एचसीपी की बात करें क्या है इसकी 74%, 74% और सीसीपी की भी क्या है 74% है, 74% है। क्लियर है आपको ये चीज, क्या ये चीज क्लियर हो गई। एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है मैम 12 होता है, सीसीपी में क्या होता है उसमें भी 12 होता है। फिर पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं तो यहाँ पे भी क्या होती है 74% और यहाँ पे भी क्या होती है 74% होती है। चलिए, स्केच अ टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब क्या होता है, देखो वॉइड मतलब क्या होता है सबसे पहले ये देख लो, वॉइड मतलब क्या होता है बेटा एम्प्टी स्पेस, ठीक है, वॉइड का मतलब क्या होता है एम्प्टी स्पेस, जगह खाली है ना, खाली जगह कब होती है, खाली जगह कब होगी वो पूछ रहा है। और हमसे ये पूछा है कि टेट्राहेड्रल, अभी देखो दो टाइप के वॉइड्स होते हैं, दो टाइप के वॉइड्स होते हैं, एक होता है आपका टेट्राहेड्रल, ठीक है, एक होता है आपका टेट्राहेड्रल और एक होता है आपका ऑक्टाहेड्रल, एक होगा आपका टेट्राहेड्रल और एक होता है ऑक्टाहेड्रल, ठीक। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे क्रिएट होता है, कैसे क्रिएट होगा टेट्राहेड्रल वॉइड। अभी इमेजिन करो, इमेजिन तो बहुत अच्छा कर लेते हो यार तुम लोग, ठीक है, तो इमेजिन करना है कि यार तुम कभी मिठाई वाली शॉप पे गए हो, कभी भी तुम मिठाई वाली शॉप पे गए हो, वहां पे ना बहुत सारे लड्डू ऐसे अरेंज करके देते हैं, एक प्लेट रहती है और उसमें बहुत सारे लड्डू अरेंज रहते हैं ऐसे करके, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे करके बहुत सारे लड्डू अरेंज होते हैं। तो वो जो बेटा लड्डू है ना वो एटम समझो, वो जो लड्डू है, जो बेसन का लड्डू बहुत एकदम यमी यमी सा होता है, तुम लोग को एकदम मुंह में पानी आ गया ना उसको एकदम सोच के, तो यार वो जो यमी यमी सा बेसन का लड्डू होता है येलो कलर का, वो बहुत अच्छे से एक लेयर जमाते हैं, एक लेयर जमाई उसके ऊपर दूसरी वाली लेयर जमाई उसके ऊपर तीसरी, ऐसे करके एक ट्रायंगल बना देते हैं, ऐसे करके बनाते हैं ना। तो उसमें क्या होता है यह इमेजिन करो कि हमने ना 3 लड्डुओं को ऐसे रखा है, 3 लड्डुओं को हमने ऐसे रखा है, ठीक है, 3 लड्डुओं को बेटा मैंने ऐसे रख दिया, अरेंज किया है बढ़िया से, और उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने एक और लड्डू लिया और इसके ऊपर रख दिया, मैंने एक और लड्डू लिया और इसके ऊपर रख दिया ऐसे करके, ठीक है, 3 लड्डू मैंने ऐसे रखे 1 2 3 ऐसे करके, मैंने पहले नीचे 3 लड्डू रख दिए, उसके बाद एक और लड्डू मैंने उसके ऊपर से रख दिया। तो यार तुम इमेजिन करो क्या बीच में एक गैप आएगा, ये बीच में क्या तुम एक गैप इमेजिन कर सकते हो, ये वाला बीच में एक स्पेस खाली मिलेगा ना, एक स्पेस बन जाएगा, एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाएगा, उसी को बोलते हैं हम क्या वॉइड बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं वॉइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं वॉइड बोलते हैं। और टेट्राहेड्रल वॉइड इसी को बोलते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे क्रिएट हो रहा है, जब 4 स्फीयर्स, जब 4 एटम्स ऐसे अरेंज होते हैं, ऐसे अरेंज होते हैं टेट्राहेड्रली, तो उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट हो जाता है किसमें बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है, जो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड है वहां पे ना 4 पार्टिकल्स की वजह से, 4 पार्टिकल्स की वजह से वो वॉइड क्रिएट होता है, 4 पार्टिकल्स की वजह से वो वॉइड क्रिएट हो रहा है, इसलिए उसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। और अगर आपको डायग्राम बनाने को आएगा तो आप ये वाला डायग्राम बना सकते हो, कुछ भी नहीं करना, बस आपको 3 लड्डू ऐसे रखने हैं और एक लड्डू उसके ऊपर से रख देना है,
अभी तो मैंने यहाँ पे उसको क्या बनाया है टेबल पे बनाया है, मतलब सॉरी इस पे बनाया है, बोर्ड पे बनाया है, लेकिन जब भी हम 3D में देखेंगे तो आप 3D में कैसे इमेजिन करोगे, लड्डुओं को इमेजिन कर लो। जब भी आप मिठाई की शॉप पे जाते हो तो वहां पे लड्डू रखे रहते हैं ना, उसको इमेजिन कर लो, ठीक है ठीक है, उसको इमेजिन कर लो। क्या आपने ये चीज बना ली, बताओ क्या है, आपने ये चीज बना ली है? एक बार अपनी कॉपी में इसको स्केच कर लो, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं और देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। व्हाट आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस? व्हाट आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस? देखो 3 टाइप के सब्सटेंसेस पढ़े थे हमने, 3 टाइप के सब्सटेंसेस पढ़े थे। कौन कौन से बेटा? एक पढ़ा था डायमैग्नेटिक, एक पढ़ा था डायमैग्नेटिक, एक पढ़ा था पैरामैग्नेटिक और एक पढ़ा था फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। एक पढ़ा था डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। अब फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं? फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं, कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? द सब्सटेंसेस that are strongly attracted, that are strongly attracted, that are strongly attracted towards magnetic field, ठीक है, towards magnetic field, उनको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जिनकी जो वो ना बहुत ही ज्यादा ही अट्रैक्ट हो जाते हैं किसकी तरफ? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। और ना एक तरीके से ये परमानेंट मैग्नेट जैसे बिहेव करने लग जाते हैं। कैसे? परमानेंट मैग्नेट जैसे बिहेव करने लग जाते हैं, परमानेंट मैग्नेट जैसे बिहेव करने लग जाते हैं। और यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जैसे ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो पेयर करेंगे ही, ठीक है, वो तो पेयर करेंगे ही किसी के साथ। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि यार कोई पेयरिंग वाला मिल गया, वो उसकी तरफ भागने लग जाते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं। किससे? मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं स्ट्रांगली, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। और यहाँ पे होते हैं सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के, तो Fe से ही याद रखना, ठीक है। फेरो ना तो Fe मतलब क्या? आयरन बिहेव करता है एज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। Fe से याद रखना, Fe। उसके बाद कोबाल्ट और निकल, ये सब क्या है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। क्या है बेटा? ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है। क्यों है ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस? क्योंकि इसमें होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये आपका कोबाल्ट है, ठीक है, कोबाल्ट है, और ये है आपका निकल है। क्लियर है? तो ये हो गए आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, चलिए नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो हमारा जो सेकंड वाला था, यहाँ पे थर्ड आ गया, सेकंड जो क्वेश्चन था उसमें लिखा था आंसर इन 1 और 2 सेंटेंसेस। हमने फिर भी उसको पूरा एक्सप्लेन करके समझाया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये सारे के सारे जो मैंने एक्सप्लेन करे हैं आपको यहाँ से सेकंड वाले से, ठीक है। ये देखो यहाँ से स्टार्ट किया था अपन ने, आंसर द फॉलोइंग इन 1 और 2 सेंटेंसेस। तो यहाँ से हमने सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करी हैं। 1 और 2 सेंटेंस में आप लिख सकते हो, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाए और कोई सा भी एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपन किसकी? थर्ड वाले क्वेश्चन की। आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ में आंसर करना है, थोड़ा सा ब्रीफ में आंसर करना है। व्हाट आर वैलेंस बैंड्स एंड व्हाट आर कंडक्शन बैंड, ठीक है। व्हाट आर वैलेंस बैंड एंड व्हाट आर कंडक्शन बैंड, देखते हैं अपन। तो देखो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही बात करी थी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की, है ना। वैलेंस बैंड क्या था? वो जो एम्प्टी स्पेस दिखा था ना आपको, वो जो एम्प्टी स्पेस दिखा था वो क्या था बेटा? वैलेंस बैंड था, ठीक है। वो क्या था? वैलेंस बैंड था, वैलेंस बैंड था, जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। तो द एटॉमिक ऑर्बिटल्स विथ, क्या बोलेंगे इसको अपन? द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, या फिर इसको मैं अच्छे से एक बार यहाँ पे लिखती हूँ, वैलेंस बैंड, ठीक है, क्योंकि अपन को कंडक्शन बैंड भी लिखना है। वैलेंस बैंड क्या है? द एटॉमिक ऑर्बिटल्स
with the atomic orbitals with filled, क्या होता है देखो यहाँ पे वैलेंस बैंड मतलब क्या, एम्प्टी स्पेस है, वहां पे कुछ ना कुछ स्पेस क्रिएट हो रहा है, कुछ ना कुछ वहां पे एक एम्प्टी स्पेस है ताकि इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हो रहे हैं, ताकि इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हो रहे हैं, ठीक है, फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इनर ऑर्बिटल, ठीक है, फॉर्म्स वैलेंस बैंड, समझ में आया, फॉर्म्स वैलेंस बैंड, क्लियर है आपको ये चीज, क्लियर है। अब कंडक्शन बैंड क्या होता है, वो देखते हैं। कंडक्शन बैंड में क्या होता है, जो कि पार्शियली फिल्ड होता है, ठीक है, जो कि पार्शियली फिल्ड है और यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे हैं, यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है बेटा वो क्या कर रहे हैं, वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, ठीक है। और इसी के कारण क्या हो रहा है, जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जैसे ही वैलेंस बैंड में जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं, और उसी के कारण मेटल्स, इंसुलेटर्स में तो होते ही नहीं है, और सेमीकंडक्टर्स का हमको डायग्राम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम अगर डायग्राम बनाए इसका तो कैसा होता है, ये होता है आपका वैलेंस बैंड, और कंडक्शन बैंड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो कि फ्रीली मूव कर रहा है, ठीक है, जो कि फ्रीली मूव कर रहा है, और यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। क्या ये चीज आपको क्लियर है, क्या ये चीज आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई है, बता दो मुझे, जल्दी से बता दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन आयनिक सॉलिड्स एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसका बढ़िया सा एक टेबल बना लेते हैं, यहाँ लिखो बेटा, यहाँ लिखो टाइप्स, ठीक है, यहाँ लिखो आप आपका आयनिक सॉलिड, और यहाँ लिख लो आप मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। टाइप में सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे पार्टिकल के बारे में, कि यार आयोनिक सॉलिड कौन से पार्टिकल से बनता है, बता दो। आयोनिक बोल रहा है, कौन कौन से आयन्स होते हैं बताओ, हमने पढ़ा है ना, कौन कौन से आयन्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं, कैट आयन बोलते हैं, और नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं मैम, एन आयन बोलते हैं, ठीक है। आयनिक सॉलिड्स कैसे बनते हैं, कैटायन और एनायन से बनते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कैसे बनते हैं, मोनो एटॉमिक या फिर पॉली एटॉमिक पार्टिकल से, मोनो एटॉमिक या पॉली एटॉमिक पार्टिकल से जो बनते हैं वो होते हैं आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। दूसरी चीज अपन डिस्कस करते हैं इनका इंटर पार्टिकल फोर्स, या फिर अपन सिंपल बोल सकते हैं कि पार्टिकल फोर्स कौन कौन से होते हैं। तो आयनिक सॉलिड्स में होता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक, क्योंकि चार्ज है ना, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अगर अपन बात करें मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की, जो हमने पढ़ा था, तो इसमें क्या होता है, इसमें वीक फोर्सेस होते हैं। कौन कौन से वीक फोर्सेस होते हैं, जैसे कि आपका लंडन डिस्पर्जन फोर्स होता है, उसके बाद कौन कौन से फोर्स होते हैं, डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है, डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है, ठीक है। ये सारे आपको यहाँ पे फोर्सेस देखने को मिलेंगे, किसमें, मॉलिक्यूलर फोर्सेस में, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं हार्डनेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो आपके आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं, और वहीं आपके जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, सॉफ्ट होते हैं। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई, जल्दी बताओ मुझे, फटाफट से जल्दी से मुझे बता दो। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनकी कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, क्लियर है, थर्मल कंडक्टिविटी। तो आयनिक सॉलिड्स में क्या होता है, यहाँ पे होती है दे आर गुड कंडक्टर व्हेन dissolved in water,
जब इनको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर के जैसे बिहेव करते हैं। दे आर गुड कंडक्टर व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। और हम अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करें तो दे आर पुअर कंडक्टर्स। दे आर पुअर कंडक्टर्स। क्या ये चीज आपको क्लियर है? देखो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप इसका, और आप इसको अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो, ठीक है? स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और कॉपी में भी लिख सकते हो। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, ठीक है, इसके एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, ये क्या है? NaCl हो गया, CaF2 हो गया इसका एग्जाम्पल, यहाँ पे बेंजोइक एसिड इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है? चलिए देख लो एक बार, क्या ये चीज आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई है? चलिए आगे चलेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन अ FCC यूनिट सेल। चलिए तो यार फटाफट से वापस से हम एक सुंदर सा FCC क्यूब बना लेंगे, ठीक है? बना लो यार, अपनी कॉपी में बना लो। क्या मजा आता है यार क्यूब बनाने में, है ना? मतलब मैथ्स में भी तो बनाते ही हो, लेकिन यार मैम केमिस्ट्री में भी हमको क्यूब बनाने को मिल रहा है। तो बिल्कुल भाई, केमिस्ट्री में भी तो क्या है, आप मैथ्स पढ़ते हो। फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूलाज, उसमें आप सारी की सारी चीजें पढ़ रहे हो, ठीक है? तो ये हो गया आपका प्यारा सा छोटा सा क्यूब। अभी यहाँ पे हम सारे के सारे क्या करते हैं, एटम्स रख देते हैं। कॉर्नर पे जाएगा एक, ठीक है मैम, कॉर्नर पे तो जाएगा ही। उसके बाद कहाँ जाएगा? कॉर्नर पे जाएगा, फिर ये वाले, ये वाले, ये वाले और ये वाले, सारे के सारे कॉर्नर्स पे हमने क्या करे, एटम को लगा दिया, एटम को लगा दिया। अब FCC है ना बेटा, FCC का मतलब क्या हुआ? फेस सेंटर। तो ऊपर वाले फेस के सेंटर पे, साइड वाले फेस के सेंटर पे, पीछे वाले फेस के सेंटर पे, आगे वाले फेस के सेंटर पे, साइड वाले के और नीचे वाले के। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई? बता दो यार, जल्दी बता दो मुझे फटाफट से, क्या ये चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हुई है? चलिए बहुत बढ़िया, अगर आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो गया है। हम बात कर रहे हैं FCC की। FCC का मतलब क्या हुआ? FCC का मतलब क्या हुआ? हम बात कर रहे हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल की। हम बात कर रहे हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल की, ठीक है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल की। अब हमसे ये पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन FCC यूनिट सेल, इन FCC यूनिट सेल, ठीक है? तो सबसे पहले देखो कि एटम्स जो कि कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ठीक है? टोटल पार्टिकल्स या फिर टोटल एटम्स लिख सकते हैं, टोटल एटम्स इन कॉर्नर। बता दो यार कितने हैं? मैम 8 हैं, है ना? बिल्कुल है मैम, 8 हैं। देखो कॉर्नर पे आपके कितने एटम्स है? येलो वाले देखो, येलो वाले 1 2 3 4 5 6 7 8। मैम 8 कॉर्नर्स पे तो 8 एटम्स प्रेजेंट हैं। अब मैं पूछूंगी कि बेटा कंट्रीब्यूशन बताओ, तो आप बोलोगे मैम कंट्रीब्यूशन क्या होता है? देखो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका रूम है, ये आपका रूम है जहां पे भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है? अभी ना एक कॉर्नर पकड़ लो, एक कॉर्नर पकड़ लो बेटा उसका। मैंने ये वाला कॉर्नर पकड़ लिया, मैंने अपने वाले रूम का एक कॉर्नर पकड़ लिया, ठीक है मैम? अब इस कॉर्नर से कितने कमरे जुड़े हुए हैं? चलो बताओ, इस एक कॉर्नर से कितने कमरे जुड़े हुए हैं? तो हम देखते हैं, इस कॉर्नर से एक ये वाला कमरा हो गया, एक ये वाला कमरा हो गया, एक बगल वाला कमरा हो गया, इसके बगल वाला कमरा, इसके आगे वाला कमरा और उसके बगल वाला, मतलब एक इससे 4 नीचे कमरे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही मैम। अब सेम ऊपर है, डबल स्टोरी है, इसके ऊपर भी है, तो क्या करो, इसके ऊपर एक कमरा, उसके बगल में, सामने और फिर बगल में, तो 8 कमरे नहीं हो गए? बता दो यार, 8 कमरे नहीं हो गए क्या? क्या तुमको ये चीज क्लियर हो गई? क्या तुमको ये चीज क्लियर हुई कि मैं तुमको यहाँ पे बना के बताऊं? देखो एक आपका यहाँ पे, एक आपका ये आपका एटम है, ठीक है? एक आपका ये एटम है, तो इससे बेटा आपका ये वाला एक रूम जुड़ा हुआ है, ठीक है? आपका ना एक ये वाला रूम जुड़ा हुआ है, क्लियर है? यहाँ पे देख लो, मैं इसको पूरा बना देती हूँ आपके लिए। एक इधर पे रूम, ये वाला एटम की बात करें, ठीक है? ये वाला एटम की बात करें बेटा, एक इधर रूम जुड़ा है, अभी ना एक इधर साइड पे भी रूम जुड़ा हुआ है, ठीक है मैम? जुड़ गया एक रूम, इधर पे भी, इधर साइड पे भी एक रूम जुड़ा हुआ है आपका,
क्लियर? अब आगे आगे बात करते हैं, आगे 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 ले लो, आगे ले लो, आगे ले लो, आगे ले लो, फटाफट से ले लो ले लो ले लो, आगे ले लो। चलिए, तो यहाँ पे आगे भी एक रूम जुड़ा हुआ है ऐसा। क्या तुम इसको इमेजिन कर पा रहे हो? क्या तुम इसको इमेजिन कर पा रहे हो? आगे भी बेटा एक रूम जुड़ा है और यहाँ पे भी इसके बगल में भी एक रूम जुड़ा हुआ है, ठीक है? इसके बगल में भी क्या है? एक रूम जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गया तुमको ये चीज? तो इस वाले एटम से, ये वाला जो आपका एटम है, इससे नीचे हम देखें तो 1 2 3 4 रूम जुड़े हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात है, 4 रूम जुड़े हुए हैं। अब हम अपन बात करते हैं यहाँ पे, चलो यहाँ देखो, अब मैं बात कर रही हूँ ये जो पीछे वाला रूम है बेटा, ये वाला, ये पीछे वाला रूम है, इसके ऊपर भी तो एक रूम होगा ना यार, इसके ऊपर भी एक रूम होगा। बिल्कुल है मैम, ठीक है, ये देखो ये रूम हो गया, इसके पीछे हो गया, इसके पीछे भी एक रूम है। अभी इसके बगल में भी एक रूम है, इसके बगल में एक रूम है, यहाँ पे देखो ये रहा, इसके बगल में एक रूम हो गया। बिल्कुल मैम, तो ऊपर 2 हो गए। अब आगे भी तो आएंगे, आगे भी तो 2 रूम होंगे ना, ठीक है मैम, आगे 2 रूम बिल्कुल होंगे। कौन कौन से होंगे चलो देखते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। आगे वाले देखो, आगे बना दो एक रूम, आगे बना दो एक रूम यहाँ पे ऐसा। क्या तुम इमेजिन कर पा रहे हो यार? क्या तुम इमेजिन कर पा रहे हो? बता दो, क्या तुम इमेजिन कर पा रहे हो? तो ये जो आपका एटम है बेटा, ये जो आपका एटम है, ये 8 रूम से 8 क्यूब से कनेक्टेड है, इसीलिए यहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा इसका कंट्रीब्यूशन। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया? तो टोटल कितना हो गया? 8 से 8 कट गया, 1 हो गया। टोटल कितना हो गया आपका? 1 हो गया। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि जो आपका फेसेस है, टोटल एटम्स प्रेजेंट इन फेसेस, या फिर प्रेजेंट इन फेसेस, ठीक है? टोटल एटम्स इन फेस, ऑन फेस। फेसेस कितने हैं बेटा? मैम फेसेस देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 है। 6 फेसेस पे हमने सारे के सारे एटम्स रखे हुए हैं। अब मैं उसका कंट्रीब्यूशन पूछ रही हूँ, तो बेटा ये मान लेते हैं आपको, ये है फेस, ठीक है? मान लेते हैं कि ये क्या है? एक फेस है, ठीक है? ये एक दीवार है, ये एक दीवार है। अभी ना मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एटम रखा, यहाँ पे एक एटम रखा। तो मुझे बता दो, जैसे आपकी ये दीवार है, यहाँ पे बीच में एक एटम रखा, तो ये क्या कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? कैसे कंट्रीब्यूट करेगा? मुझे यहाँ पे भी एटम दिखेगा और यहाँ पे भी दिखेगा, इस साइड भी दिखेगा, इस साइड भी दिखेगा। समझ रहे हो? तो ये जो बीच में हमने एटम रखा है, ये फेस के बीच में जो एटम रखा है बेटा, इस साइड भी 3D इमेजिन करना है, ठीक है? 3D इमेजिन करना है अपन को, 3D इमेजिन करना है। क्या मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पे 3D टाइप में कुछ बना सकती हूँ? देखते हैं एक बार, जरा देखते हैं। ये एक बॉल है, ठीक है? ये एक बॉल है, इसको हमने ऐसे बीच में से काटा, तो ये देखो, ये है फेस, ये है आपका फेस। इसको और अच्छे से बनाते हैं, ऐसा कुछ, समझ रहे हो? तो ये जो आपका फेस है, ये इसके यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी, समझ रहे हैं ना? यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी, ऐसा कुछ, ठीक है? तो ये जो आपका एटम है बेटा, ये इस साइड पे भी दिख रहा है और इस साइड पे भी दिख रहा है, तो मतलब इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? इसका कंट्रीब्यूशन हो गया मैम 1/2। इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, मतलब क्या? 3। तो मतलब कि ये हो गया 3। अभी अपन बात कर लेते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन की, टोटल एटम्स की, ठीक है? टोटल एटम्स की बात कर लेते हैं। तो टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे? 1 + 3 तो हो जाएंगे आपके 4, ठीक है? 1 + 3 तो ये हो जाएंगे आपके 4। मैंने इतना एक्सप्लेन इसलिए किया है ताकि आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो, आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि मैम आपने 1/8 क्यों किया, 1/2 क्यों किया, ठीक है? और आपका ये 4 कैसे आ गया यहाँ पे? क्लियर है? चलिए, बहुत ही बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ आर द स्फीयर्स अरेंज्ड इन फर्स्ट लेयर ऑफ सिंपल क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, हाउ आर द सक्सेसिव लेयर्स ऑफ स्फीयर्स प्लेस्ड अबव दिस लेयर। वो बोल रहे हैं कि हाउ आर द स्फीयर्स, एटम्स की बात कर रहे हैं, अरेंज्ड इन द फर्स्ट लेयर ऑफ सिंपल क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। सिंपल क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है? सिंपल क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड। अभी ना इसमें अरेंजमेंट कैसा होता है बेटा, देखो यहाँ पे,
जो आपके एटम्स होते हैं वो एकदम लाइन बाय लाइन ऐसे अरेंज होते हैं, लाइन बाय लाइन ऐसे अरेंज होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको बोल सकती हूँ कि ये हो गया आपका ए टाइप। ए टाइप का मतलब क्या हुआ यार, हमने क्या किया, बॉल ली, रेड बॉल, और उनकी लाइनें बना दी, उनकी लाइन लगा दी, रेड बॉल के बाद फिर से रेड बॉल, फिर रेड 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 ऐसे करके। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, ब्लू बॉल, तो यहाँ पे एक ब्लू बॉल, फिर ब्लू 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 करके हमने क्या किया, लाइनें बना दी, पूरी लाइन बना दी। अब क्या करूंगी मैं, वापस से मैं इसके नीचे, वापस से इसके नीचे ही सभी के नीचे एक और ऐसी ही सेम टू सेम लाइन लगा दूंगी, सेम टू सेम बॉल, सेम टू सेम लाइन, जस्ट इसके नीचे। तो ये भी क्या हो गया बेटा, ये भी हो गया आपका ए टाइप, समझे, ये भी हो गया आपका ए टाइप। वापस से मैंने क्या किया, वापस से मैंने एक और ऐसे ही सेम, सेम टू सेम, सेम टू सेम, सेम टू सेम ऐसे क्या किया, एक और लाइन लगा दी, एक और लाइन लगा दी। ये भी क्या हो गया बेटा, ए टाइप। तो जो आपका क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग होती है, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग होती है, कौन सी बेटा, जो आपकी क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग होती है, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। क्या होता है इसमें, इसमें होता है ए टाइप, ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ए वाला अरेंजमेंट होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 3 ए लगा दिए, ठीक है, 2 भी लगा सकते हैं, 4 भी लगा सकते हैं। तो ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट होता है। और ऐसे करके जो शीट बन रही है हमारी, देखो शीट बन रही है, ये बढ़िया सी शीट बन रही है। अभी नीचे वापस करूंगी तो नीचे एक चौथी वाली लाइन जाएंगी, एक लेयर बन गई, एक लेयर लगा दी। अभी ना उस लेयर को उठाया और हमने क्या किया, ये जो हमारा क्यूब है, उस लेयर को उठाया और हमने क्या किया, ये जो क्यूब है ना इसमें लगा दिया। मतलब कैसा, मतलब कैसा बन रहा है, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यहाँ देखो, ये जो लेयर है बेटा, ये जो लेयर है अभी यहाँ लगा रहे हैं ऐसा, 1 2 3 4 5, समझे क्या। फिर नीचे वापस से इसके 1 2 3। तो ये जो आपकी लेयर बन रही है ना, इससे एक क्यूब, क्यूब क्लोज्ड क्यूब बन रहा है, ठीक है, क्लोज्ड क्यूब बन रहा है इससे। देखो ये मैंने एक लेयर लगा दी, ऐसी ही सेम लेयर, ऐसी ही सेम लेयर यहाँ ऊपर जाएगी, 1 2 3 4, ठीक है। फिर यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, ऐसा। साइड में भी सेम ऐसी ही, साइड में भी सेम ऐसी लगा देते हैं, 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके। तो तुम समझ रहे हो कि यहाँ पे हमने क्या किया है, लेयरिंग कर दी है, हमने क्या किया है, लेयरिंग कर दी है। और इसी को बोल रहे हैं क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। कैसे हो रही है ये, ए टाइप ऑफ पैकिंग होती है। कौन सी टाइप ऑफ पैकिंग होती है, ए टाइप ऑफ पैकिंग होती है। चलिए क्लियर है आपको ये चीज। नेक्स्ट, कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ अ मेटल क्रिस्टल दैट हैज अ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। ओके, सबसे पहले ये चीज समझो कि पैकिंग एफिशिएंसी होता क्या है, ठीक है, वो तो हम निकाल लेंगे, वो तो मैं आपको सिखा भी दूंगी कि यार पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, कैसे कैसे करना है। ओके, होता क्या है, एक आपका जो यूनिट सेल है, एक आपका जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, सिंपल क्यूबिक एससीसी, ठीक है, जिसको हम प्रिमिटिव भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव भी बोलते हैं। तो उसमें जो आपके यूनिट्स, जो आपके पार्टिकल्स, एटम्स पैक्ड हैं, वो कैसे पैक्ड हैं, कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस रूम में रहूं, मैं इस रूम में रह रही हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ की, इस पूरे रूम की कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही हूँ, दैट इज माय पैकिंग एफिशिएंसी। समझ गए, समझ गए क्या बोल रही हूँ मैं, कि यार एक यूनिट सेल में जितने भी आपके एटम्स हैं, वो कितना कितना स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उसको बोलते हैं क्या, पैकिंग एफिशिएंसी। समझे क्या, उसको बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो अभी देखो पैकिंग एफिशिएंसी होता क्या है बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी, इसको और छोटा लिखते हैं ताकि अपन उसको पूरा निकाल सके, है ना, या फिर इसको यहां लिख देते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ या फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स कितना होगा बताओ। एटम का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे यार, एटम कौन से शेप के होते हैं मैम, स्फीयर शेप के होते हैं, स्फीयर बॉल शेप के होते हैं। और वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू
नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल क्या है मैम, क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है, ए क्यूब होता है, इनटू कर देंगे 100 से। ये आ गया बेटा आपकी पैकिंग एफिशिएंसी। अब अपन निकालते हैं सिंपल क्यूबिक सेल के लिए आप कैसे डिराइव करोगे पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मैम, हमको उसके लिए तो क्यूब बनाना पड़ेगा, तो ठीक है उसके लिए अपन क्यूब बना लेते हैं। चलो तुम लोग भी मेरे साथ साथ क्यूब बना लो फटाफट से, ताकि तुम लोग को भी एक आइडिया हो जाएगा। और यार प्रैक्टिस तो हो ही रही है तुम्हारी, है ना, प्रैक्टिस तो हो ही रही है। चलो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है बेटा मैम, सिंपल क्यूबिक में जितने भी एटम्स होते हैं वो सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हम सारे एटम्स को कॉर्नर पे बना देंगे, कॉर्नर एंड कॉर्नर एंड कॉर्नर। ये हो गया आपका, देखो बहुत प्यारा सा सिंपल क्यूबिक सेल। चलिए अब बात कर लेते हैं पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे मैम, तो सबसे पहले हमको निकालना है क्या, सबसे पहले क्या निकालना है, हम देखते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम मैम 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। टोटल पार्टिकल्स क्या पता है क्या हमको, एससीसी में कितने पार्टिकल्स होते हैं, हाँ मैम टोटल पार्टिकल्स कितने हैं 8 इंटू 1/8। अभी मैंने बताया 1/8 क्यों किया 1/8 मैम, क्योंकि एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है, वो 8 क्यूब से कनेक्टेड है ना, इसलिए हमने 1/8 किया है। तो यहाँ पे सारे के सारे क्या है, 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, इसलिए हमने क्या किया है 1/8 कर दिया, ठीक है 1/8 कर दिया है। अब लिखेंगे हम टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है मैम, ए क्यूब है। तो यार ए और आर का हमको रिलेशन निकालना पड़ेगा। उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसके लिए एक बहुत यहाँ पे चीज देखो बेटा, ये जो एटम्स है ना, ये तो अभी हमने एकदम बहुत ही सुंदर सा स्ट्रक्चर बनाने के लिए ऐसे बना दिया है, लेकिन क्या है ये, लेकिन कैसा है ये, जैसे अगर ये क्यूब का एज है, ये क्यूब की क्या है एज है, तो यहाँ पे ये कैसे अरेंज्ड है, ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे अरेंज्ड है एटम्स, ये ऐसे अरेंज्ड हैं। तो मतलब अगर मैं बोलूं कि यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, क्यूब की लेंथ है ए है ना, तो ये क्या हो जाएगा यहां से लेके यहां तक आर, और ये यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा, ये भी आर। समझ रहे हो कैसे कि यार एक सर्कल है, सर्कल से सेंटर से लेकर उसके पैरामीटर तक का डिस्टेंस क्या होता है मैम, रेडियस होता है। वही ये वाले सर्कल से सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या हुआ, आर हो गया। और ये पूरी लेंथ क्या है मैम, ये एज है। एज कैसे यार, ये क्यूब बन रहा है ना यहाँ पे ऐसा, ये वाला, समझे क्या, ऐसा है ये, ठीक है। तो मैं ये लिख सकती हूँ बेटा कि आपका जो ए है वो क्या हो जाएगा आपका 2r, है ना। कैसे लिखा मैम आपने 2r, कैसे लिख दिया 2r बेटा, a इज इक्वल्स टू r प्लस r, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2r हो गया, 2r हो गया। क्लियर है क्लियर है। चलिए तो अपन पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने, देखो z नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने बेटा 1, तो 1 लिख दिया, अपॉन यहाँ पे a क्यूब लिखना है, तो a की जगह क्या लिख सकती हूँ 2r लिख सकती हूँ मैं। ये देखो a की जगह ये 2r लिख सकती हूँ, तो ये लिख दूंगी मैं 2r क्यूब, ठीक है 2r क्यूब इंटू 100। क्लियर है आपको ये चीज। चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1 अपॉन क्या होगा 2 का क्यूब क्या होता है 2 2 4 4 2 8, ठीक है 8r क्यूब इंटू 100 आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, पाई की वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 या फिर 3.14, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 52.4%। कितना आ गया आपकी पैकिंग एफिशिएंसी 52.4%। ये तो आपको डायरेक्टली निकालने के लिए भी आ जाएगी, और आपको ऐसे भी सॉल्व करते आना चाहिए, ठीक है, आपको ऐसे भी सॉल्व करते आना चाहिए एससीसी के लिए। क्लियर है, क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई, बता दो यार, जल्दी बताओ। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक सबको चीजें क्लियर है कि पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकाला हमने
ए की जो आपका रिलेशन है आर से, वो कैसे निकाला? क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई? जल्दी बताओ, क्या आपको ये चीज क्लियर हुई है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस? व्हाट आर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस? देखो बेटा, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि क्या होते हैं, जो कि कैसे अराइज होते हैं? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। अभी कैसे इलेक्ट्रॉन्स? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस दैट आर अट्रैक्टेड वीकली, ठीक है, वीकली अट्रैक्ट होते हैं ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और ये भी क्या होते हैं? ये होते हैं बेटा, इनके भी पास होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो एक बार जल्दी से, ये क्या होते हैं? इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर? अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे Fe3+ या फिर CO2+, ठीक है, प्लस। ये सारे क्या है? ये सारे क्या है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं जिसमें क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। Cu2+, क्या है बेटा? इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर? Fe भी लिख सकते हो, Fe2+ नहीं आएगा, उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ये सारे आपके क्या हो सकते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ये पॉजिटिव है, टू पॉजिटिव। What are the consequences of शॉर्ट की डिफेक्ट? अब यार इसके लिए हमको सबसे पहले पता क्या होना चाहिए कि शॉर्ट की होता क्या है, शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है। चलो यहां बनाया हमने एक ऐसा लेटाइस, ठीक है। अभी ना इसके अंदर बहुत सारे क्या रह रहे हैं? केटायंस और एनायंस रह रहे हैं, केटायंस और एनायंस। केटायन और एनायन क्या होते हैं बेटा? जो भी पॉजिटिवली चार्ज होता है ना, जो भी पॉजिटिवली चार्ज है वो क्या है? आपका केटायन है। जो आपका पॉजिटिवली चार्ज है वो केटायन है, जो नेगेटिवली चार्ज है वो क्या है? एनायन है, ठीक है। जो नेगेटिवली चार्ज है वो क्या है? एनायन है। अभी क्या हुआ? बहुत मजेदार स्टोरी है। देखो डिफेक्ट, सबसे पहले डिफेक्ट समझो होता क्या है। जब भी क्रिस्टल में कुछ ना कुछ चेंज आता है, कुछ ना कुछ आयन एटम्स कहीं पे भी इधर घूम रहे हैं या उधर चले जाते हैं, या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल आके क्रिस्टल में आके बस जाता है, रहने लगता है, उसको बोलते हैं डिफेक्ट। समझे? डिफेक्ट हो गया, कुछ डिफेक्टिव पीस बोलते हैं ना। तो मार्केट में जाते हो साड़ी वाड़ी खरीदने या फिर कुछ भी कपड़ा खरीदने, एक छेद निकल जाता है, एक उसका कुछ ना कुछ टूटा हुआ है, तो क्या बोलते हो? डिफेक्ट आ गया, डिफेक्टिव पीस है। वैसे ही क्रिस्टल में भी क्या होता है? डिफेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं। उसमें से हम लोग यहाँ पे जो शॉर्ट की डिफेक्ट है ना, वो कैसे आता है? वो कैसे आता है? जब भी आपका जो केटायन है और एनायन है, ठीक है। सबसे पहले एक चीज तो ये समझो कि ये होता है बेटा आयनिक डिफेक्ट, सॉरी आयनिक सब्सटेंसेस में पाया जाता है, ठीक है। आयनिक सब्सटेंसेस में आपको देखने को मिलेगा कौन सा? शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट किसमें देखने को मिलेगा आपको? आयनिक सब्सटेंसेस में देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, कब कब होता है ये, कब आता है? जब भी बेटा इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर प्लेसेस, ठीक है। आर मिसिंग फ्रॉम देयर प्लेसेस, फ्रॉम देयर प्लेस। क्लियर है? तो हमारे पास बहुत सारे केटायन और एनायन थे, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले, बढ़िया से रह रहे थे। अब क्या हुआ? एक दिन ऐसा हुआ कि इस पॉजिटिव वाले ने बोला, भाई यार मुझे ना घूमने का मन कर रहा है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मेरे को ना बहुत दम घुट रहा है यहाँ पे, मैं नहीं रह सकता। तो फिर इसने सोचा कि यार मैं अकेले जाऊंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सारे इल्जाम मुझ पे आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इस वाले को पटाता हूँ, उसको बोलता हूँ भाई तू भी चल यार, एक काम कर, अपन बढ़िया से घूम के आएंगे, इन सबको छोड़ते हैं यहाँ पे। तो फिर क्या किया उसने ना यहाँ से कल्टी मार ली, ठीक है। उसने बोला कि भाई मैं निकल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, बस।
अभी क्या हो गया, पहले तो यार सब बढ़िया हंसी खुशी रह रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो गया। क्या हो गया? स्पेस क्रिएट हो गया। क्यों स्पेस क्रिएट हुआ है? क्योंकि कैटायन और एनायन भाग गए हैं, घूमने निकल गए हैं वो दोनों के दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से क्रिस्टल में कुछ डिफेक्ट आ जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा? क्रिस्टल में कुछ डिफेक्ट आएगा और उसी को बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। उसी को बोलते हैं बेटा शॉर्टकी डिफेक्ट। अभी हमसे पूछा है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो जाएंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो देखो कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या, जब ये दोनों घूमने निकल गए तो इसके बाद रिजल्ट क्या होगा, अब क्या होगा, उसका परिणाम क्या होने वाला है, क्रिस्टल में क्या चेंज आने वाला है। तो तुम ये देखो कि यार पहले तो बढ़िया सारे के सारे आयंस अच्छे से हंसी खुशी रह रहे थे, जैसे ही ये चले गए तो यार कुछ ना कुछ वेट लेके गए होंगे, है ना, तो उनका मास कम हो जाएगा, बिल्कुल कम होगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपका कॉन्सिक्वेंस आएगा वो क्या होगा कि जो आपका मास है वो डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा क्या होगा बेटा, अगर मास डिक्रीज हो रहा है तो क्या डेंसिटी इंक्रीज होगी? क्या नहीं मैम, डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। डेंसिटी भी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगी। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई? क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई? डेंसिटी भी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब तीसरी चीज बात करते हैं। यार ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव वाला घूमने चला गया, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव वाला, वो नेगेटिव वाले को भी साथ लेके गया है। तो क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ना मेंटेन्ड है। उसने ये सोचा कि अगर सिर्फ पॉजिटिव वाला जाएगा तो पॉजिटिव वाले फैमिली के ऊपर इल्जाम आ जाएगा, तो उसने क्या किया, नेगेटिव वाले को बोला भाई तू भी चल, तू भी मेरे साथ चल। तो यहाँ पे उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है, ठीक है, बनी हुई है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड, बनी हुई है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई? बता दो यार, क्या ये चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हुई है? जल्दी से मुझे बताओ फटाफट से, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है। तो ये हो गया बेटा आपका शॉर्टकी डिफेक्ट। अब बात करते हैं, सीजियम क्लोराइड क्रिस्टलाइजेस इन अ क्यूबिक यूनिट सेल विद chloride ions at the corner and a cesium ion in the center of the cube, ठीक है। How many CSCl molecules are there in the unit cell? चलिए बनाते हैं इसको, ठीक है। यार ये बनाने से ही होगा वरना तो नहीं होगा। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक बड़ा सा सीजियम का एक क्रिस्टल बनाना है, ठीक है, एक यूनिट सेल बनाना है हमको। क्रिस्टल क्या, हमको एक यूनिट सेल बनाना है। तो हमने क्या किया, एक सीजियम का यूनिट सेल बनाया है। क्या बोल रहा है वो ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो आपका सीजियम क्लोराइड है, ठीक है, सीजियम क्लोराइड CSCl2 CSCl, तो वो बोल रहा है कि जो आपका क्लोराइड आयन है वो कहाँ प्रेजेंट है बेटा, क्लोराइड आयन कॉर्नर पे प्रेजेंट है। क्लोराइड आयन जो है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ देखो हम क्या करते हैं, क्लोराइड आयन को कॉर्नर पे बना दें। तो हमने क्या किया, क्लोराइड आयन को कॉर्नर पे बना दिया, कॉर्नर पे और यहाँ पे देखो कॉर्नर पे बना दिया हमने क्लोराइड आयन को। अब वो बोल रहा है कि एक जो आपका सीजियम का आयन है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो सेंटर पे प्रेजेंट है, क्यूब के सेंटर में प्रेजेंट है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सीजियम आयन बना दिया, ठीक है, यहाँ पे एक सीजियम आयन बना दिया। कौन सा वाला है ये, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल है। बॉडी के सेंटर में भी एक एटम प्रेजेंट है, इसलिए इसको बॉडी सेंटर बोलेंगे। अब वो बोल रहा है कि इसका क्या बता दो, हाउ मेनी सीजियम मॉलिक्यूल्स आर देयर इन द यूनिट सेल। चलिए, तो हमको कुछ नहीं, इसका टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन निकालना है, टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना है, ठीक है, टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। सबसे पहले देखो कि कॉर्नर पे जो आपका कंट्रीब्यूशन है एटम्स का, कैसे निकालेंगे, 8 × 1/8, क्योंकि एक जो आपका एटम है वो 8 क्यूब से कनेक्टेड है, इसलिए 1/8 कर देंगे, दैट इज 1। अब बॉडी की बात करते हैं, तो बॉडी के सेंटर में बेटा एक प्रेजेंट है, तो उसका कंट्रीब्यूशन तो 1 ही होगा, क्योंकि वो किससे शेयर हो रहा है, वो किसी से भी शेयर नहीं हो रहा। क्यूब है, इमेजिन करो क्यूब है, तो उसके जस्ट सेंटर में एक एटम रखा है, किससे शेयर हो रहा है वो,
मैम किसी से शेयर नहीं हो रहा, इसलिए उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। और अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, आपका टोटल हो जाएगा 1 + 1 दैट इज 2। तो यहाँ पे जो आपका पूछ रहा है कि हाउ मेनी सीजियम CH2 मॉलिक्यूल्स आर देयर इन अ यूनिट सेल, तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। क्लियर है, 2 हो जाएंगे। क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए, copper crystallizes in a FCC unit cell with edge length of 495 picometers. What is the radius of copper atom? अभी ना इसके लिए आपको एक चीज याद करने की जरूरत है बेटा। देखो, जो आपका सिंपल क्यूबिक है ना, उसमें आपका जो A है उसका क्या रिलेशन है, R से 2R। BCC में क्या रिलेशन है बेटा, A = 4R/√3, ठीक है। और जो आपका FCC है ना, उसमें क्या रिलेशन है, A = 4R/√2, ठीक है। एक बार आप फटाफट से इसको नोट कर लो, जल्दी से आप इसको नोट कर लो, जल्दी से आप इसको नोट कर लो जल्दी से। क्लियर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अपन बात कर लेते हैं, अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पे जो हमको बोल रहा है कि आपका जो FCC है बेटा, FCC की बात कर रहा है, ठीक है। FCC क्यों दिया हुआ है, ताकि हम ये रिलेशन यूज कर सके। हमें बोला है कि जो आपका गिवन है, गिवन क्या है बेटा आपको यहाँ पे, मैम गिवन हमको एज लेंथ है वो दी हुई है 495 पिकोमीटर्स, ठीक है, 495 पिकोमीटर्स दी हुई है, और रेडियस ऑफ द कॉपर एटम निकालना है। तो आपका जो फेस सेंटर होता है उसमें क्या रिलेशन होता है, A = 4R/√2, ठीक है, A = 4R/√2 होता है। तो यहाँ पे आपको एज लेंथ दी हुई है 495 इंटू √2 कर दो, अपॉन 4 आ जाएगा = R। समझला, समझला कि नहीं समझला, जल्दी बताओ, ये समझला कि नहीं समझला, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आ जाएगी, देखो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, √2 को मैंने यूनिट कन्वर्जन की एक बहुत ही मस्त सी वीडियो बनाई है तुम लोगों के लिए, अगर तुमने नहीं देखी है ना तो फटाफट से जाओ उसको देख लो, तुमको बहुत सारे कैलकुलेशंस ना ऐसे चुटकी में कर लोगे तुम लोग, ठीक है। तो √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.4 समथिंग होती है, 1.4 लगा दोगे बस, इसको फिर सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा, समथिंग 175 आएगा, 175 पिकोमीटर्स, ठीक है, 175 पिकोमीटर्स आ गया आपका R। क्लियर है, क्या तुमको ये चीज क्लियर हो गई, जल्दी से मुझे बता दो फटाफट से। क्लियर क्लियर क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। Obtain the relationship between density of a substance and the edge length of a unit cell, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, रो से, और एज लेंथ क्या होती है, एज लेंथ क्या होती है मैम, एज लेंथ होती है A, एज लेंथ होती है A, ठीक है। तो इनका हमको रिलेशनशिप बताना है, और मैंने ना एक बहुत ही प्यारी सी ट्रिक बताई थी डेंसिटी को याद करने के लिए। तुमने अगर मेरे सारे सॉलिड स्टेट के लाइव सेशंस अटेंड करे हैं और तुमने शॉर्ट्स भी देखे हैं, मैंने ना 4-5 शॉर्ट्स डाले हैं चैनल पे, फटाफट से जाके देख लेना, वेदांतु महाराष्ट्र 11th और 12th में। तो वहां पे शॉर्ट में भी मैंने तुमको बताया है कि डेंसिटी का क्या रिलेशन है A से, ठीक। तो अभी देखो, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं किससे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन एक यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होता है वो कैसे निकालोगे बेटा, वो कैसे निकालोगे, वो हो जाएगा आपका N × M, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका N × M। यूनिट सेल का जो आपका वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा आपका N × M हो जाएगा। क्लियर। अब आपका जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है वो क्या हो जाएगा, A³ हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, A³ हो जाएगा। क्लियर, A³ हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या निकाल लिया, हमने, अच्छा ये मास है, सॉरी ये मास निकाला अपन ने, ठीक है। यूनिट सेल का मास, यूनिट सेल का मास, ठीक है। मास ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, N, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू क्या, उन पार्टिकल्स का मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू उन पार्टिकल्स का मास, ये हो जाएगा आपका यूनिट सेल का मास। और यहाँ पे क्या निकाल दिया हमने, वॉल्यूम निकाल दिया। क्या निकाल दिया बेटा हमने यहाँ पे, वॉल्यूम निकाल दिया। अब तुम लोग मुझे बता दो कि डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, किसी को पता है डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या है बेटा, N × M, ठीक है, N × M अपॉन A³ अपॉन A³। क्लियर हो गया,
क्लियर हो गया। और यहाँ पे हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी लेते हैं जो कि होता है आपका एवोगैड्रोस नंबर। तो ये आ गई आपकी डेंसिटी और ए क्यूब का रिलेशन, डेंसिटी और ए क्यूब का रिलेशन आ गया। तो मैंने इसको याद करने के लिए एक बहुत ही प्यारी सी ट्रिक बताई थी, ना मुन्ना, ना मुन्ना आज नहीं, ना मुन्ना आज नहीं। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये आपका मास है, ये आपका ए क्यूब मतलब एज लेंथ है, और ये क्या है, एवोगैड्रोस नंबर। देख लो एक बार, ये है आपका एवोगैड्रोस नंबर। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई? क्या ये चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हुई है? जल्दी से मुझे बताएंगे सभी के सभी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेंसिटी ऑफ इरिडियम इज दिस। ठीक है, तो आपको गिवन क्या दिया है बेटा यहाँ पे? सबसे पहले ना, जब भी आपको न्यूमेरिकल आएगा, जब भी आपको न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस आएंगे ना, आपने क्या करना है, आपने गिवन लिख लेना है। डेंसिटी क्या हो जाएगी, 22.4 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, द यूनिट सेल ऑफ इरिडियम इज एफसीसी। तो हमको ये बता दिया बेटा कि वो एफसीसी वाला है। तो हम यहाँ पे कंट्रीब्यूशन लिख ही लेते हैं ना। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होता है यूनिट एफसीसी में? टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होता है मैम? 4 होता है। 4 कैसे, 4 कैसे, 4 कैसे? सारे कॉर्नर्स पे है तो 8 इंटू 1/8 कितना हो गया 1, और फेसेस पे भी है तो 6 इंटू 1/2 कितना हो गया 3। तो 1 + 3 अभी निकाला थोड़ी देर पहले, ठीक है? तुमको याद नहीं है तो वापस पीछे जाके देख लो, वहां पे अपन ने कंट्रीब्यूशन निकाला है। कैलकुलेट द आर, रेडियस निकालना है आपको, ऑफ इरिडियम एटम। मोलर मास ऑफ इरिडियम, मोलर मास कितना दे दिया है आपको? 192.2 ग्राम पर मोल दिया है। ठीक है, तो आपको बेटा क्या निकालना है? आपको निकालना है इरिडियम का रेडियस। ठीक है, इरिडियम का आपको रेडियस निकालना है। अभी देखो, हमने यहाँ पे देखा कि डेंसिटी क्या है बेटा? ना मुन्ना, ना मुन्ना आज नहीं। ठीक है, ना मुन्ना आज नहीं, यही होता है, यही होता है डेंसिटी, ना मुन्ना आज नहीं, ना मुन्ना आज नहीं। अब देखो अपन क्या करने वाले हैं, हमको आर निकालना है। ध्यान से सुनना, अपन को क्या निकालना है बेटा? आर निकालना है। डेंसिटी पता है? बिल्कुल मैम, 22.4 पता है। उसके बाद क्या हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है? बिल्कुल, कितने हैं? 4 है मैम। क्या हमको मोलार मास पता है? हाँ मैम, कितना है? 192.2 अपॉन ए क्यूब। क्या आपको एज लेंथ दे दी? मैम नहीं दी है, ठीक है कोई बात नहीं, हम वही निकालेंगे। इनटू यहाँ पे लिख दो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 22.4 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, 10 की पावर 23, ये हो जाएगा इंटू ए क्यूब इज इक्वल्स टू 4 इंटू 192.2। ठीक है, मैंने पूरा इसको उठा के यहाँ रख दिया, पूरा इसको उठा के यहाँ रख दिया। अभी मुझे ए क्यूब की वैल्यू निकालनी है। अगर मैंने ए क्यूब की वैल्यू निकाली तो मैं उससे रेडियस भी निकाल सकती हूँ। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, इन सबको इधर भेज देंगे, इधर नीचे भेज देंगे। तो ये हो जाएगा बेटा 4 इंटू 192.2 अपॉन कितना हो जाएगा 22.4 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, अपन डायरेक्ट भी कर सकते थे, फालतू में अपन ने ऐसे किया, तो हम क्या करते हैं कि इसको उधर भेज देते, इसको उधर भेज देते। वही किया है हमने, देखो वही किया है हमने। क्लियर है? चलो, अभी तुम लोग बोलते हो कि मैम कैलकुलेशन तो कर दो, आप कैलकुलेशन करते ही नहीं हो, तो सिर्फ तुम लोगों के लिए ना, चलो कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो बट कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा सकते हैं, इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट को हटा सकते हैं। हटा दिया, ठीक है। 2 से इसको काट सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। वापस से 2 1 जा इसको, 2 5 जा 10, यहाँ पे 10 आ जाएगा, और 1 2 6 जा 12। ठीक है ना, ओके। अभी 56 और 192, क्या इसको काट सकते हैं अपन 56 और 192 को? हाँ मैम, 2 से काट सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 1 2 8 जा 16। यहाँ पे काट दो, 2 9 जा 18, 18 आ जाएगा, 1 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2। ठीक है, अभी यार ये 2 से नहीं कटेगा, अभी ये 2 से नहीं कटेगा। क्या क्या बचा है देखते हैं अपने पास, क्या क्या बचा है देखो जरा। हमारे पास बचा है 961 अपॉन 28 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है,
ये हमारे पास बचा है 8 के टेबल में या फिर 28 के टेबल में ये आता है क्या, ये आता है क्या? अगर तुम लोगों को नहीं आता ना ऐसे कैलकुलेट करना, कुछ भी मत करो, इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो यहाँ से। कैसे करेंगे? ऐसा देखो, मैं आप बोलोगे मैम 28 का टेबल नहीं आता, मैं बोलूंगी 2 का टेबल तो आता है, आता है। अभी ना इसका एक डिजिट ले लो, इसका एक डिजिट ले लो, ले लिया मैम। 2 के टेबल में ऐसा काउंट करो कि 9 से कम है। मैम 4 ठीक है, तो यार 28 को 4 से इंटू करके देखो जरा, 8 4 जा 32 और 4 2 जा 8, 9 10 11, ये तो ज्यादा हो गया, तो अपन एक कम ले लो, 3 से जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो 2 हो गया, 3 2 जा 6 और 7 8 आ गया। तो 28 की टेबल में 84 तो आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 3 लिख सकती हूँ। ऐसे करना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, फर्स्ट डिजिट उठा लो और फिर उसको सॉल्व कर दो। कितना आ जाएगा? 84। कैलकुलेट कर लो, ये आ गया 1 2 1। अब 28 के टेबल में 1 to 1 आता है कि नहीं, देखते हैं यार, देखते हैं, उससे कम भी आ सकता है। तो 2 के टेबल में 12 कब आता है? 6 जा 12, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, 28 इंटू 5, 28 इंटू 5 किया मैंने, इंटू 5, तो 8 5 जा 40 और 5 2 जा 10, ये कितना आ गया? 140, ठीक है। 8 5 जा 40 सही किया है ना मैंने? हाँ, ठीक है। तो ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, और कम ले लेते हैं, और कम लेते हैं। देखो हमने अभी क्या किया था, 8 4 जा किया था, 8 4 जा किया था, कितना आया था यहाँ पे? 32 और 4 2 जा 8 9 10 11, ये लिख सकते हैं अपन, ये लिख सकते हैं बिल्कुल मैम। तो ये जाएगा 34 1 1 2 1 1 2, 11 में से 2 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा मैम? 9 हो जाएगा, बस ठीक है, 0। अभी यहाँ पे पॉइंट लगाओ, यहाँ पे 0 लिखो, यहाँ पे लिखो 3, तो ये आ जाएगा आपका 34.3, ठीक है। मैंने तुमको ये पूरा कैलकुलेट ही करके बताया यहाँ पे कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना बहुत डाउट होता है इसमें, बहुत डाउट होता है। तो ये हो जाएगा आपका 34.3, सिर्फ ऊपर वाला आया है अभी ये, ठीक है, सिर्फ ऊपर वाला आया है, ध्यान से देखो, सिर्फ क्या आया है बेटा अपना, ये ऊपर वाला आया है 34.3 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अभी 10 की पावर 23 को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 की पावर 23 लिखा भी है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो बताती हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इसको कैसे सॉल्व करोगे। ये लिखा है बेटा 34.3 अपॉन 6.022, ठीक। इसको कैसे सॉल्व करोगे वो ध्यान से सुन लो। 10 की पावर 23 को एज इट इज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला था इसको हटाओ, कितने डिजिट हैं? 1 2 3, ऊपर लगा दो बेटा 3 जीरोस, लगा दिया। नीचे इसको हटाओ, कितने डिजिट है इसके बाद? 1 लगा दिया। डेसिमल को हटाना है हमको, डेसिमल को हटाना है। अब ये 1 से 1 कट गया, कितना बन गया ये? 34300 अपॉन 6022, ठीक है। 34300 अपॉन 6022, समझ में आ गया तुमको? समझ में आया क्या हुआ? हमने क्या किया, 34300 डिवाइडेड बाय 6022, ठीक है, 6022 समथिंग कुछ 57 करके आ जाएगा ये, 57 इंटू 10 की पावर -23, 10 की पावर -23। देख लो एक बार, क्या तुमको यहां तक सारे का सारा कैलकुलेशन समझ में आया? क्या तुमको पूरा कैलकुलेशन समझ में आया? हमने क्या किया, हमने क्या किया बेटा अभी यहाँ पे? क्या तुमको ये चीज समझ में आ गई? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये देखो, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, आपका पॉइंट आएगा 5.6 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। 5.7 ले लो। अभी 10 की पावर 23 लिखा है ना, मैंने आपको ये भी सिखाया है, साइंटिफिक नोटेशन कैसे करना है वो भी सिखाया है। तो यहाँ पे जब ये पॉइंट हटेगा ना, इंटू 10 की पावर -24 आ जाएगा, ये 10 की पावर -24 आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया? बाकी सबको मैं रब कर दूं क्या? बाकी सबको रब कर देते हैं, इसको हटा दो। बस तुम्हारे समझने के लिए मैंने ये चीज करी थी कि यार तुमको समझ में आ जाए कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, ये आपका बेटा a क्यूब आया है, मुझे a की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूंगी, 57 इंटू 10 की पावर -24 और ये कर दूंगी 3, ठीक है, a क्यूब कर दिया। अभी इसकी वैल्यू आ जाएगी समथिंग 3.4 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है, क्यूब कर दिया, कितनी आ जाएगी? 3.4 इंटू 10 की पावर -8, 10 की पावर
-8 आ जाएगी। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, ठीक। देखो बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। अगर कैलकुलेशन तुमको आ गया ना तो तुम कोई सा भी क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अभी बेटा अपना सिर्फ और सिर्फ ए आया है, सिर्फ और सिर्फ ए की वैल्यू आई है। निकालना क्या है मैम, हमको तो रेडियस निकालना था। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो, इसको अपन ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देंगे इसको। रेडियस क्या होगा, किसका निकालना है, एफसीसी की बात कर रहे हैं ना। रेडियस कैसे निकालेंगे, a इज इक्वल्स टू 4r अपॉन रूट टू। 4r अपॉन रूट टू, ए की वैल्यू क्या है मैम, ए की वैल्यू आई है 3.4 इंटू 10 की पावर -8। ये रूट टू को इधर ले जाओ, रूट टू को इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा, रूट टू हो जाएगा। 4 को नीचे ले आओ, 4 को नीचे ले आओ, 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका r। यहां से आप r की वैल्यू निकाल सकते हो, यहां से आप r की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। रूट टू याद रखना, मेरा जो यूनिट कन्वर्जन वाला वीडियो है ना, मैंने उसमें सारे रूट्स की वैल्यू भी दी है, क्यूब रूट की वैल्यू भी दी है, तो वो तुमको याद होनी चाहिए, ठीक है। रूट टू की वैल्यू है 1.4, उसको रख दो। यहाँ पे आपका r की वैल्यू आ जाएगी 136 पिकोमीटर्स, ठीक है, 136 पिकोमीटर्स। देख लो एक बार जल्दी से, फटाफट से देखो यार, क्लियर है, 136 पिकोमीटर्स आ जाएगी। तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल सॉल्व, ये हो गया आपका न्यूमेरिकल सॉल्व। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन हम कर सकते हैं उसको सॉल्व, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन हम उसको सॉल्व आराम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेज इन अ क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर विथ यूनिट सेल एज लेंथ। ए की वैल्यू दे दी कितनी, 353.6 पिकोमीटर्स। व्हाट इज द रेडियस, रेडियस पूछा है आपसे। हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए एल्यूमिनियम, ठीक है। वो पूछता है कि कितने यूनिट सेल दिए हुए हैं किसमें, इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या निकाल लेते हैं, आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या दिया है आपको यहाँ पे, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, मतलब एससीसी की बात कर रहा है ना। एससीसी में क्या होता है, ए जो होता है वो 2r होता है, ए जो होता है वो 2r होता है आपका। तो यार अगर ए 2r है तो क्या मैं r नहीं निकाल सकती, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, 353.6 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू r। 2 से काट दो, कितना हो जाएगा, 2 1 2, ठीक है, 2 7 14, 2 6 12, और ये हो जाएगा 2 8 16। यह आ गया आपका 176.8, 176.8 आ गया आपका रेडियस, ठीक है। 176.8 क्या आ गया आपका, रेडियस आ गया। क्लियर है, ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये चीज। 176 आ गया आपका क्या, रेडियस आ गया। अभी आपको क्या निकालना है, अभी आपको क्या निकालना है, अभी आपको निकालना है हाउ मेनी यूनिट सेल्स are there in 1 centimeter cube of aluminium. How many unit cells are there in 1 centimeter cube of aluminium, ठीक है। आपको निकालना है नंबर ऑफ, आपको निकालना है नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालना है। नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ यूनिट सेल मतलब कि जो आपका क्रिस्टल है, जो आपका क्रिस्टल बना हुआ है उसमें कितने कितने छोटे 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 यूनिट सेल्स बने हुए हैं, ताकि वो क्रिस्टल पूरा बना रहे हैं, वो पूछ रहा है आपसे। तो आपका जो क्रिस्टल है उसमें कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल है वो आप कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालोगे आप, नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालते हैं, जितने आपका यहाँ पे दिया है, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम, तो आप कैसे निकाल दोगे 1, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम, अपॉन वॉल्यूम ऑफ आपका जो भी यूनिट सेल है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, वॉल्यूम कितना है, नहीं मैम वॉल्यूम तो दिया ही नहीं है आपको, ए की वैल्यू तो दी हुई है ना, तो ये हो जाएगा आपका 353.6 का क्यूब। देखो एक बार जल्दी से देखो एक बार, ये हो जाएगा आपका 353.6 का क्यूब कर दोगे, ठीक है, 0.6 का क्यूब कर दोगे तो आपका कितनी वैल्यू आ जाएगी,
कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी आपकी 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट, ये लिख दी हुई है आपको 2.26 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू। क्लियर है? तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको फॉर्मूलाज याद रखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज याद रखना है, तो आपके सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? अभी देखो क्या बोल रहा है, इन एन आयनिक क्रिस्टल सॉलिड एटम्स ऑफ एलिमेंट Y फॉर्म्स HCP लैटिस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस ना आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। देखो Y में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने मान लेते हैं, n है, और X क्या बोल रहा है, उसने टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करी है, तो हमने यहाँ पे बोला 2n। ठीक है, वो टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करी है, तो हमने बोला कि 2n। अब वो बोल रहा है कि 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, और यहाँ पे तो एक ही है, एक ही एटम है, ठीक है, एक ही है। तो अभी क्या होगा, अभी यहाँ पे अपन कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 2/3n, और ये हो जाएगा आपका n। बस कुछ भी नहीं करना है, इसका रेशियो निकाल लो, इसका रेशियो निकाल लो, कितना हो जाएगा 2n:n, कितना हो गया ये 2:3। तो आपका जो x है वो 2 है और y है 3, तो ये आ गया आपका कंपाउंड का फॉर्मूला x2 और y3। ठीक है, x2 और y3। क्लियर है? चलिए, हाउ आर टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्म्ड। ये पूछ रहा है कि टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता है, तो हमको तो पता ही है कि यार टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है। वॉइड का मतलब क्या होता है बेटा, वॉइड का मतलब क्या होता है, एम्प्टी स्पेस। वॉइड का मतलब होता है बेटा एम्प्टी स्पेस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड की, बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड की। तो जो आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड होती है, जो आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड होती है, कैसे बनती है, अभी हमने देखा था, 3 लड्डू को ले लो, 3 लड्डू को ले लो और फटाफट से उसको ऐसे अरेंज कर दो, एक ऐसा, एक उसके साइड में, एक यहाँ पे नीचे और एक उसके ऊपर। ठीक है, ऐसे कर दो अरेंज, ऐसे कर दो अरेंज, उसको बोलते हैं, ये जो है बेटा ये है आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, ये क्या है आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड। अभी बात करते हैं अपन ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनती है, देखो यहाँ पे मैंने क्या करे, मैंने 3 लड्डू को ऐसे अरेंज किया, मैंने 3 लड्डू को ऐसे अरेंज कर दिया। अभी मैं वापस से 3 लड्डू लेने वाली हूं और उसको कैसे अरेंज करूंगी, ऐसे, ऐसे करके अरेंज कर दिया। समझे क्या, समझे क्या कैसे अरेंज किया, तो यहाँ पे बीच में एक वॉइड क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे बीच में एक वॉइड क्रिएट हो जाएगा। 3 लड्डू को लेना है, 1 2 3 ऐसे अरेंज कर दिया, ऊपर उसके जस्ट ऑपोजिट कर दो, ऐसे अरेंज कर दिया, ऐसे। तो यहाँ पे बीच में एक वॉइड क्रिएट हो रहा है जिसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। क्लियर है? ये कितने पार्टिकल्स की वजह से क्रिएट हो रहा है मैम, 1 2 3 4, 4 पार्टिकल्स की वजह से जो वॉइड क्रिएट होती है दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड। और ये कितने पार्टिकल्स की वजह से क्रिएट हो रहा है मैम, 6, 1 2 3 4 5 6, 6 पार्टिकल्स की वजह से जो वॉइड क्रिएट होती है दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर है आपको ये चीज? ठीक है जी, चलिए। थर्ड लेयर ऑफ स्फीयर इज एडेड टू अ सेकंड लेयर so as to form HCP or CCP structure. What is the difference between the addition of third layer to form these hexagonal closed packed structure? ठीक है, अभी बात करते हैं HCP और CCP की। HCP और CCP की बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना आपका AB इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है। किसमें, आपका HCP वाला जो होता है, HCP वाला जो होता है उसमें आपका जो फॉर्मूला होता है बेटा, फॉर्मूला नहीं सॉरी, इसका जो एब्रिविएशन होता है वो क्या होता है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग होती है। कैसे बनता है यहाँ पे, कैसे बनता है, यहाँ देखो हमने क्या लिए, ये हेक्सागन ले लिया। ठीक है, ये हेक्सागन है। अभी नीचे यहाँ पे एक आपको दूसरी लेयर मिलेगी, आपको दूसरी लेयर मिलेगी और फिर से आपको एक हेक्सागन वाली लेयर मिल जाएगी, फिर से आपको एक हेक्सागन वाली लेयर मिलेगी। मतलब कि जो आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है ना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है उसमें ए बी टाइप होता है, ए बी टाइप होता है। किसमें, आपका HCP में आपका क्या होता है, ए बी टाइप होता है। क्लियर है? ए बी टाइप आपको किसमें देखने को मिलता है, HCP में देखने को मिलता है ए बी टाइप।
जो आपकी फर्स्ट वाली लेयर होती है, जो आपकी फर्स्ट वाली लेयर होती है, उसके दूसरे, उसके ऊपर या फिर उसके नीचे एक अलग सी लेयर को हम रखते हैं। जैसे कि कैसे मैम, यहाँ देखो, मैंने बनाई एक ए टाइप की लेयर, मैंने बनाई एक ए टाइप की लेयर, ठीक है। उसके नीचे मैंने बनाई एक दूसरी टाइप की लेयर जो कि मैंने यहां से शुरू करी है, यहां से शुरू करी। तो यार बीच में कुछ ना कुछ वॉइड क्रिएट हो रहा है ना, देखो कुछ ना कुछ वॉइड क्रिएट हो रहा है। तो फर्स्ट वाली होगी आपकी ए टाइप की, फिर बी, ऐसे करके ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ऐसे करके। तो ये क्या बना देते हैं फिर, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाते हैं, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर है। अगर हम सिर्फ क्यूबिक सेल की बात करें जो हमने डिस्कस किया था पहले, उसमें क्या था, सिर्फ ए टाइप ऑफ हमने देखा था, सारी की सारी क्या थी, एकदम रिपीटेड पैटर्न में ए टाइप चल रहा था। लेकिन हेक्सागोनल में क्या होता है, ए बी टाइप। तो यही डिफरेंस होता है। क्लोज्ड क्यूबिक में आपको सिर्फ ए टाइप के पैकिंग देखने को मिलेगी, और हेक्सागोनल में क्या मिलेगी आपको मिलेगी ए बी टाइप देखने को। ठीक है, क्लियर है। चलिए, an element with molar mass 27 grams mole per mole forms cubic unit cell with edge length of 405 picometers. If the density of the element is this, what is the nature of cubic cell unit? क्या वो FCC है, क्या वो CCP है? ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है बेटा, एक हमको ये बता दिया कि जो मोलर मास है उसका वो कितना है, 27 ग्राम्स पर मोल है। ठीक है, 27 ग्राम्स पर मोल है। ठीक है, उसके बाद उसकी एज लेंथ दे दी है 405 पिकोमीटर्स, उसकी डेंसिटी दे दी है कितनी, 2.7 दे दी है, और क्या दिया है, हमको पूछ रहा है कि उस क्यूबिक यूनिट सेल का जो नेचर है वो हमको बताना है। ठीक है, हम कैसे बताएंगे बेटा, हमको सिर्फ डेंसिटी दिया है तो हम कैसे बता सकते हैं। देखो यहाँ देखो, जो आपका डेंसिटी होता है क्या होता है, ना मुन्ना, ना मुन्ना आज नहीं। ठीक है, ना मुन्ना आज नहीं। डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है क्या हमको, हाँ मैम डेंसिटी तो दी हुई है, ये रही डेंसिटी की वैल्यू। क्या आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नहीं ये तो नहीं दिया आपको, ये तो नहीं दिया। मोलर मास दिया है, बिल्कुल मैम। ए की वैल्यू दी है, बिल्कुल मैम। एन पता है, पता है। तो यार अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लें तो हम ये नहीं बता सकते क्या कि वो FCC है, CCP है, BCC है, कौन सा है, कौन सा वाला क्रिस्टल है, बता सकते हैं। कैसे बताएंगे मैम, कैसे बताएंगे, यहाँ देखो, चलो हमने लिखा 2.7 इज इक्वल टू n इंटू मोलर मास कितना है, 27 है, ए क्यूब 405 पिकोमीटर्स को क्यूब कर दो इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम सारे के सारे वैल्यूज को ऊपर लेके चले जाएंगे। ये हो जाएगा बेटा 2.7 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 405 का क्यूब अपॉन, ठीक है, देखो 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 देखो, ठीक है, अपॉन 27। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे बेटा, n की वैल्यू आ जाएगी 4, n की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, और मुझे बता दो कि जो 4 टोटल कंट्रीब्यूशन 4 हमने किस में देखा था, हमने देखा था FCC में। किस में देखा था हमने, FCC में देखा था। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 4 होता है। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 4 होता है। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई, क्या ये चीज आपको क्लियर हुई। ठीक है, चले यहाँ पे आगे। एन एलिमेंट हैज अ BCC स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या है इसका, BCC स्ट्रक्चर है विथ यूनिट सेल एज लेंथ है, कितनी दी हुई है, 288 पिकोमीटर्स दी हुई है, 288 पिकोमीटर्स दे दिया है। हाउ मेनी यूनिट सेल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन 200 ग्राम्स ऑफ द एलिमेंट। क्या मैंने आपको ये चीज दिखाई थी जब हमने लाइव क्लास ले रहे थे, तो मैंने आपको सिखाया था कि नंबर ऑफ यूनिट सेल बेटा कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालोगे, x अपॉन रो a क्यूब से निकाल सकते हो। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या फिर ठीक है कुछ भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे मैम, एक्स एन अपॉन रो ए क्यूब से निकाल सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। अब इसको अपन यहाँ रख देते हैं, नंबर ऑफ यूनिट सेल निकाल लो। चलो डायरेक्ट यही निकालते हैं, यही निकाल लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, एक्स क्या है बेटा, जितना आपका ग्राम दिया हुआ है ना वो एक्स है, 200 ग्राम्स दिया है एक्स, अपॉन डेंसिटी तो दी नहीं है मैम, डेंसिटी तो दी नहीं है। क्या दिया है आपको यहाँ पे, एन एलिमेंट हैज अ BCC स्ट्रक्चर विद यूनिट सेल एज लेंथ ऑफ 288 पिकोमीटर्स। तो क्या बेटा आप इसकी डेंसिटी नहीं निकाल सकते हो, डेंसिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे मैम, नंबर ऑफ अपॉन मोलर मास,
और उसके बाद ए क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर। अभी यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल्स बीसीसी में कितने होते हैं मैम 2, मोलर मास तो दिया ही नहीं है मैम, ठीक है कोई बात नहीं, मोलर मास को यहाँ पे m रख दो, ए क्यूब, ए की वैल्यू दी हुई है 288 क्यूब कर दो इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है 10 की पावर 23। क्लियर 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 क्लियर, डन। यहां से आप क्या करोगे, आप यहां से डेंसिटी निकाल सकते हो, यहां से आप बढ़िया तरीके से डेंसिटी निकाल दोगे और यहां पे रख सकते हो, आप यहां पे डेंसिटी की वैल्यू रख सकते हो इनटू ए क्यूब कितना दिया है मैम 288 क्यूब दिया हुआ है, 288 क्यूब दिया हुआ है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1.1 समथिंग 10 की पावर 23 आ जाएगा, ठीक है। सेम गोज फॉर यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या करोगे, इनटू एन कर देना है। एन क्या है मैम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं बीसीसी के लिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है किसके लिए, बीसीसी के लिए कितना होता है टोटल कंट्रीब्यूशन मैम 2 होता है, तो वहीं पे हम 2 की वैल्यू रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। डिस्टिंग्विश विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स मेटल कंडक्टर्स इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में देखा था जो आपके पूरे कवर होते हैं ऐसे, बेटा वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके मेटल्स, वो क्या होते हैं मेटल्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, ये हमने स्टार्टिंग में देख लिया था, ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में देखा था। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो बहुत ज्यादा गैप होता है उसको बोलते हैं आप इंसुलेटर्स, क्या बोलते हो आप इसको, इंसुलेटर्स बोल देते हो। और जो आपका वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड में बिल्कुल बहुत छोटा सा गैप होता है, बहुत जरा सा गैप होता है, उसको आप बोल देते हो सेमीकंडक्टर्स, क्या बोलते हो आप उसको, सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। क्लियर है, सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई, क्लियर है। तो ये आपका मेटल्स हो गया, मेटल्स या फिर इसको आप कंडक्टर्स भी बोल सकते हो, मेटल्स या फिर आप इसको कंडक्टर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए, व्हाट आर एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, why is the conductivity of doped n type semiconductors higher than the pure semiconductors, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, इसको मतलब समझने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक बड़ा सा ऐसा बनाते हैं क्लियर। अब ये जो आपके प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं वो क्या है बेटा, हमने सिलिकॉन ले लिया, ठीक है, हमने क्या लिया, सिलिकॉन ले लिया। अभी सिलिकॉन जो है वो ग्रुप 14 का एलिमेंट है, ठीक है, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है मैम, ग्रुप 14 का एलिमेंट है। तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए मैम 4 हो गए। चलो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सारे सिलिकॉन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सारे के सारे सिलिकॉन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए। अभी बेटा ये प्योर सेमीकंडक्टर है, क्या है ये प्योर सेमीकंडक्टर है। अब क्या करेंगे, इसको एन टाइप बनाएंगे। एन टाइप बनाने के लिए क्या करेंगे, ग्रुप 15 वाले जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 15 में कौन से आते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस ये वाले एलिमेंट्स, ठीक है, ऐसे वाले आर्सेनिक, तो इनके इसको उठाएंगे और इसमें जाके फिक्स कर देंगे। कैसे करेंगे फिक्स, यहाँ देखो मैंने इस वाले इस सिलिकॉन को हटाया और ये फास्फोरस लाके यहाँ पे पटक दिया, यहाँ पे फास्फोरस लाके रख दिया। अभी जो ग्रुप 15 वाले एलिमेंट्स हैं इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 5, ठीक है, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 5, तो मैंने बनाया 1 2 3 और ये 4 और 5, ठीक है, समझ में आ गया। अभी क्या करते हो, इनकी बॉन्डिंग बना दो। चलो इनकी बॉन्डिंग करते हैं, कैसे होगी बॉन्डिंग, ये ऊपर वाले सिलिकॉन के साथ कर लेगा, देखो इसने साइड वाले सिलिकॉन के साथ कर ली, इसने नीचे वाले के साथ कर ली, इसने ऊपर वाले के साथ करी होगी, इसने साइड वाले के साथ। समझ में आ रहा है बॉन्डिंग कैसे कर रहे हैं, बॉन्डिंग कैसे कर रहे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये बॉन्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये बॉन्डिंग कर रहे हैं, इसने इसके साथ करा, ये साइड वाले के साथ करेगा ऐसे करके, यहाँ पे ये इसके साथ कर लेगा, ये इसके साथ, फास्फोरस ने इसके साथ कर ली, सिलिकॉन ने इसके साथ, इसने इसके साथ, ऐसे करके इन्होंने क्या किया, बॉन्डिंग कर ली है, ठीक है, बॉन्डिंग कर ली। अब तुम एक चीज देखोगे, जब यहाँ पे बॉन्डिंग हो गई है बेटा, तो एक ये इसने इसके साथ कर ली, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहा है। अभी ये जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहा है यही रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्टिविटी के लिए, किसके लिए, कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये एक इलेक्ट्रॉन। और ये बन गया, ये जो बन गया है इसको बोलोगे आप, ये बन गया मैम हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बन गया, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया।
ठीक है, क्या बन गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। और ये पूछ रहा है कि इनकी कंडक्टिविटी हाई क्यों होती है, क्यों होती है हाई, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है। ठीक है, इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। चलिए, explain with diagram Frankel defect, what are the conditions for its formation, what is its effect on density, electrical neutrality of the crystal। चलिए डिस्कस करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। हमने शॉर्टकी डिफेक्ट किया था, अभी फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है, शॉर्टकी डिफेक्ट हमने डिस्कस किया था, अभी डिस्कस करेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट भी बेटा जो होता है वो आपका जितने भी आयनिक सब्सटेंसेस उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, जितने भी आपके आयनिक सब्सटेंसेस है ना उसमें आपको फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिलेगा। शॉर्टकी डिफेक्ट याद है, शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या था, दो आपके केटायंस और एनायंस जो थे वो घूमने निकल गए थे, वो क्या गए थे, घूमने निकल गए थे, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मास डिक्रीज कर दिया था और डेंसिटी भी डिक्रीज कर दी थी। मास डिक्रीज किया, डेंसिटी भी डिक्रीज कर दी, और उसके कारण क्या हुआ, उसके कारण क्या हुआ, एक स्पेस क्रिएट हो गया। अभी यहाँ पे क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट भी आयनिक सॉलिड्स में होता है। ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट भी आपको आयनिक सॉलिड्स में देखने को मिलेगा। होता क्या है, मान लेते हैं एक केटायन है, केटायन छोटा होता है, एनायन बड़ा होता है, समझ में आ गया, केटायन जो होता है वो छोटू सा होता है, एनायन बड़ा होता है। अभी ना इस वाले केटायन ने क्या किया, अपनी ये वाली जगह छोड़ी, इसने बोला कि यार नहीं, मैं सोफे पे नहीं बैठूंगा, मैं जाके बैठूंगा उस बेड पे। कहाँ है वो बेड, यहाँ पे कहीं पे है वो बेड। ठीक है, यहाँ पे है वो बेड। तो वो पॉजिटिव वाला उठा और वो यहाँ पे आके बैठ गया, मतलब कि उसने अपनी जगह छोड़ दी और वो यहाँ पे आके इंटरस्टिशियल साइड पे जाके बैठ गया। इसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो गया। इसी को बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। जब भी कोई एटम अपनी पोजीशन छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाता है उसको बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, इसके कारण कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। सबसे पहले तो देखो एक स्पेस क्रिएट हो गया, वॉइड क्रिएट हो गया, एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो गया। अब जब ये कैटायन इधर जाके रहने लग गया, इधर जाके बस गया, तो क्या इसका मास चेंज होगा क्रिस्टल का, बताओ, क्या इसका मास चेंज होगा, तो मास क्या होगा, अनचेंज रहेगा। क्यों अनचेंज रहेगा मास, क्योंकि बेटा ये बाहर थोड़ी ना गया है, ये बाहर नहीं गया ना, ये तो अपने घर में ही सोफे से उठ के बेड पे चला गया, वही चीज हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मास अनचेंज रहेगा। मास अनचेंज्ड है तो डेंसिटी क्या रहेगी बेटा, डेंसिटी भी इसकी अनचेंज्ड ही रहेगी। ठीक है, डेंसिटी क्या रहेगी इसकी, अनचेंज रहेगी। और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बता दो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का क्या होगा, विल बी मेंटेन्ड। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो होगी वो भी मेंटेन रहेगी, क्योंकि यार पॉजिटिव वाला जो है वो कहीं गया थोड़ी ना है, इज मेंटेन्ड। ठीक है, इज मेंटेन्ड। तो जो आपका पॉजिटिव वाला है वो कहीं गया थोड़ी ना बेटा, वो कहीं भी नहीं गया, वो कहाँ गया था, बस अपने सोफे से उठ के बेड पे आ गया था, सोफे से उठ के बेड पे आ गया था रहने के लिए। तो इसको बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट। चलिए, what is an impurity defect, what are its types, explain the formation of vacancies through एलियोवेलेंट इम्प्योरिटी विद एग्जाम्पल। अभी देखो यहाँ पे जो आपकी इम्प्योरिटी डिफेक्ट है वो क्या होता है मैम, जब भी कोई फॉरेन एटम या पार्टिकल आके आपके आयन में घुस जाता, सॉरी आपके क्रिस्टल में घुस जाता है, ठीक है, रहने लगता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल बाहर से आके, उसको बोलते हैं इम्प्योरिटी। बाहर से कोई इम्प्योरिटी आ गई है उसको बोलते हैं, बाहर से कोई चीज आ गई उसको बोलते हैं इम्प्योरिटी। अभी ना ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका सब्स्टिट्यूशनल, ठीक है, एक होता है आपका सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट, और दूसरा होता है बेटा आपका कौन सा होता है आपका दूसरा वाला, इंटरस्टिशियल। ठीक है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आई नहीं आएगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या फर्क होता है, देखो दोनों में ही होता है कि इम्प्योरिटी तो आती है, दोनों में ही होता है कि इम्प्योरिटी तो आती है, लेकिन कैसे होगा सब्स्टिट्यूशनल में क्या होगा, मैंने बोला ये कॉपर है, ये बढ़िया से रह रहा है, यहाँ पे ये कॉपर है, ये शानदार मजे से रह रहा है। अभी क्या हुआ, जिंक भैया आए, उन्होंने बोला भाई ये वाला आइटम मेरा है,
मैं ये वाला स्पेस ऑक्यूपाई कर लूंगा, यहाँ पे जिंक ने ले लिया, ये वाला भी जिंक ने ले लिया, उसने बोला कि मैं रहूंगा भाई यहाँ पे, मैं रहूंगा, ये भी जिंक ने ले लिया और ये वाला भी जिंक ने ले लिया। तो अब क्या हो रहा है, पहले जो आपका कॉपर था उसके साथ जिंक भी मिक्स हो गया और ये बन गया ब्रास। पहले सिर्फ कॉपर था ना, पहले सिर्फ कॉपर था, अभी जिंक बाहर से आया, इम्प्योरिटी बाहर से आ गई, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट कर दिया उसने, कॉपर को क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ पे ब्रास बन गया, एक नया मेटल बन गया, एक नया कुछ बन गया, उसको बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। समझ में आया, सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट बोलते हैं, मतलब कि कुछ बाहर से कोई चीज आ गई है, उसने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। ठीक है, सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। क्लियर है ये चीज आपको। अभी बात करते हैं इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल का मतलब क्या हुआ, जो आपके एटम्स थे बढ़िया से रह रहे थे, ये देखो, ये आपके आयरन वाले एटम्स थे, ठीक है, ये मस्त से रह रहे थे बेटा, यहाँ पे एकदम शानदार तरीके से अपने घर में टीवी वगैरह देख रहे थे। अभी क्या हुआ, कार्बन आया, उसने बोला है यार यहाँ मुझे थोड़ी सी जगह दिख रही है, मैं यहाँ पे आके रह सकता हूँ, यार यहाँ पे भी दिख रही है, यहाँ पे आके रह लेता हूँ, यहाँ पे भी रह लेता हूँ, यहाँ रह लेता हूँ। तो क्या हो गया, पहले सिर्फ और सिर्फ आयरन था, फिर कॉपर भी आ गया, सॉरी कार्बन आ गया, क्या बन गया, ये स्टील बन गया, क्या बन गया, स्टील बन गया। और ये जितनी भी इंप्योरिटीज आई हैं ये इंटरस्टिशियल साइट पे जाके रहने लग गई हैं। इंटरस्टिशियल का मतलब जो गैप होता है छोटा छोटा, जो आपको गैप दिख रहे हैं ना, उसमें आके रहने लग गया है, तो उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, जो कि हम आयरन और कार्बन में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है, आयरन और कार्बन में देखने को मिलता है। क्लियर है, आयरन और कार्बन में देखने को मिलता है। अभी यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ वैकेंसीज थ्रू एलियोवेलेंट इंप्योरिटी। एलियोवेलेंट इंप्योरिटी, ठीक है, वो क्या होता है मैम, यहाँ देखो, यहाँ देखो जल्दी से फटाफट से, मैंने बोला बेटा यहाँ पे है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है, ये सारे के सारे मजेदार तरीके से ना यहाँ रह रहे थे। कौन कौन, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अभी क्या हुआ, स्ट्रोंशियम भैया आए, कौन भैया, स्ट्रोंशियम भैया आए, कौन, कितना चार्ज होता है स्ट्रोंशियम पे, 2 पॉजिटिव, वो आए, उन्होंने बोला मुझे रहना है भाई, तो उसके कारण क्या हुआ, एक नहीं 2 सोडियम को जाना पड़ा, एक नहीं 2 सोडियम को उनकी प्लेसेस से जाना पड़ा, और यहाँ पे स्ट्रोंशियम भैया आ गए और यहाँ पे एक वैकेंसी हो गई। समझ में आया, एक वैकेंसी हो गई। अभी एलियोवेलेंट क्या होता है, जब भी कोई बाहर से कोई इंप्योरिटी आ रही है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा हुआ है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, अलग है। देखो पहले सोडियम को ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, उसके ऊपर चार्ज कितना था, पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, लेकिन स्ट्रोंशियम के ऊपर कितना है मैम, 2 पॉजिटिव है, तो बढ़ गया ना, अलग है ऑक्सीडेशन स्टेट, उसी को बोलते हैं एलियोवेलेंट। एलियोवेलेंट इंप्योरिटी मतलब बाहर से जो इंप्योरिटी आ रही है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है, डिफरेंट है देन हमारे जो एटम्स है उनसे। अभी जैसे ही आई उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे 2 सोडियम को जाना पड़ा और स्ट्रोंशियम रह गया और यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। ठीक है, यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, इसको बोलते हैं बेटा एलियोवेलेंट इंप्योरिटीज। क्या बोलेंगे, एलियोवेलेंट इंप्योरिटीज। तो 2 टाइप की होती है, सब्स्टिट्यूशनल और इंटरस्टिशियल। इंप्योरिटी डिफेक्ट कितने होते हैं आपके, 2 टाइप के होते हैं, सब्स्टिट्यूशनल होता है और एक इंटरस्टिशियल होता है। क्लियर है, क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई, जल्दी बताओ मुझे, क्या ये चीज आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस होते हैं बढ़िया तरीके से सॉल्व, बहुत अच्छे से हमने सारे के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। थोड़ी सी लंबी वीडियो है बट मैंने एकदम डिटेल में सारी चीजें पढ़ाई हैं ताकि आपको सॉलिड स्टेट वापस से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, वापस से एकदम आपको डायमंड क्लियर हो जाए, कोई भी दिक्कत परेशानी आपको ना आ जाए। एमसीक्यूज करेंगे, एमसीक्यूज हमने नहीं करे हैं। जब अपन मैराथन लेंगे ना, संडे को मैराथन होने वाली है, तो संडे को हम सारे के सारे एमसीक्यूज भी उसमें कवर कर लेंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ठीक है, अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो मैराथन वाली वीडियो देख लेना, उसमें हमने जरूर से जरूर एमसीक्यूज करे होंगे। और साथ ही साथ हमारा नीव बैच, अभी इसका एनरोलमेंट चल रहा है, आप नीव बैच में एनरोल कर सकते हो। 11th क्लास वालों के लिए चल रहा है ये नीव बैच, जो कि 2 साल का होने वाला है, जिसमें आप 11th और 12th, मतलब ये वाली 11th जिसमें आप भी आए हो, और जब 11th पास करके 12th में जाओगे तो वहां का भी पूरा हम आपको करवाने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 5499 में, इतने कम प्राइस में, मतलब ये अराउंड हो गया 230 पर मंथ।
230 पर मंथ। तो आप देख रहे हो कितना कम चार्ज है, और उसमें आपको 11th और 12th दोनों मिल रहे हैं, और इतने बढ़िया टीचर्स मिल रहे हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। सारे के सारे टीचर्स बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, और आपको क्यों लेना चाहिए, क्योंकि आप रिजल्ट देखो, ये है रिजल्ट वेदांतु का। 99.9 परसेंटाइल स्कोर्ड बाय 8 स्टूडेंट्स, और साथ ही ये है आपका जेई मेंस 2026 का रिजल्ट, और उसके बाद 2025 का रिजल्ट देख लो, क्या एआईआर आए हैं, क्या एआईआर रैंक आई है बच्चों की। और ये है हमारे नीट के रिजल्ट्स, ये हैं नीट के रिजल्ट। 1400 स्टूडेंट्स फ्रॉम वेदांतु क्लियर्ड नीट 2025। और इसी के साथ साथ अगर आप ऑफलाइन सेंटर्स जाना चाहते हो तो हमारे ऑफलाइन सेंटर्स आपको पूरे महाराष्ट्र में मिल जाएंगे, अमरावती, बुल्डाना, नागपुर, अहिल्यानगर और जलगांव में, और पुणे में भी आपको बहुत सारे ऑफलाइन सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे, जहां पे आप जाके 90% तक की स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हो। तो है ना ये मजेदार की नहीं? जल्दी से जाओ, अपने स्लॉट्स बुक कर लो, नीव बैच में एनरोल कर लो, क्योंकि बहुत जल्दी वो खत्म होने वाला है उसका। फिर वो बैच को लॉक कर देंगे, फिर आप बहुत रिग्रेट करोगे कि यार मैम, हमें तो आपसे पढ़ना था लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब मैं पूरे साल नीव बैच में ही पढ़ाने वाली हूँ क्लास 11th वालों को, और उसके अगले साल क्लास 12th वालों को। ठीक है, संकल्प बैच भी चल रहा है जो हमारा यूट्यूब पे चल रहा है, तो वहां पे भी हम सारी की सारी चीजें कवर कर रहे हैं, उसमें भी आप आ सकते हो। क्लास की टाइमिंग्स रोज वीडियो शॉर्ट्स में आपको बता दी जाती हैं, या फिर आप चैनल भी विजिट कर सकते हो। चैनल पे ऑलरेडी वहाँ पे लगा हुआ होता है, स्केड्यूल रहता है, तो वहाँ पे भी देख सकते हो कि यार इन मैम की क्लास कहाँ पे, या फिर इन सर की क्लास कितने बजे होने वाली है, किस दिन होने वाली है। ठीक है, तो यार बस आज के लिए इतना ही था। हमने सॉलिड स्टेट के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस बहुत बढ़िया तरीके से कर लिए हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो वो भी बताना, और सेशन को जरूर से जरूर लाइक करना है, कमेंट करके मुझे बताना कि मैम सारे क्वेश्चंस एकदम क्रिस्टल क्लियर थे। आज बहुत ज्यादा मजा आ गया। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल, बाय।